नमस्कार दोस्तों बिहार दरोगा बिहार एसआई का देखेंगे तो रोशन सर के द्वारा जो है आपका निकाला गया है बिहार एसआई का क्वेश्चन बैंक। आप यह देखेंगे तो आपका 3rd एडिशन का बुक निकाला गया है और इसमें देखेंगे तो आपका 25 प्रैक्टिस सेट दिया गया है ना। डिस्कशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से है। अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी करें तो आप इस किताब को जो है अपने टेबल पर रखिए और इसको अच्छे तरीके से अध्ययन कीजिए। इसमें देखेंगे तो आपका लिखा गया है कि वर्तमान सभी दरोगा परीक्षाओं के औसतन 60% प्रश्न जो है इसी पुस्तक से आपको देखने को मिलेंगे। इसका जो है हम कंटेंट देख लेते हैं। जब कंटेंट पे आएंगे तो देखिए जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है, आपको बता दें हम जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है सेट नंबर 18 होने वाला है। ये आपका ईएसआई का पेपर है, आपका पीटी का पेपर है। तो इसके पहले का मैंने देखिए 17 सेट अपलोड किया है, आप उसको जाकर के देखिए। प्रॉपर जो है इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आराम से आप सारा वीडियो जो है रिविजन के तौर पर देख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये आपका 6 दिसंबर 2020 को ये आपका पेपर हुआ है, आपका ईएसआई पीटी का पेपर है। ठीक है, चलिए एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और पूरा प्रश्न को देखिएगा। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम विख्यात है किसके लिए? तो आंसर होगा श्वेत क्रांति के लिए। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा श्वेत क्रांति। भारत में श्वेत क्रांति का जनक जो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत जो है 1970 ईस्वी में हुई थी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 16 जुलाई 1965 ईस्वी में जो है किया गया था। वर्ष 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को उच्च उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने के उनके कार्य के लिए नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक जो है माना जाता है। भारत में हरित क्रांति जो है 1966 से 67 का नेतृत्व मुख्य रूप से एमएस स्वामीनाथन द्वारा जो है किया गया था। 2024 में इनको जो है भारत रत्न जो है दिया गया है। हरित क्रांति शब्द जो है विलियम गॉड ने दिया था। नीली क्रांति पहले चीन में शुरू हुई थी, जहां मछली पकड़ने का कार्य प्राचीन काल से जो है किया जा रहा है। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन जो है बढ़ाने से संबंधित है। भूरी क्रांति की बात करते हैं तो उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। अमृत क्रांति जो है आपका नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है? तो आंसर होगा आपका ग्लिसरॉल। ए जो है सही आंसर होगा। समझते हैं, देखिए यह जो है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल श्रृंखला का प्रमुख यौगिक है। यह जंतु और वनस्पति तेलों व वसाओं में उच्च वसा अम्लों के ग्लिसरीन एस्टरों के रूप में उपस्थित होता है। ग्लिसरॉल रंगहीन, गंधहीन, आर्द्रता है ना, आर्द्रताग्राही और गाढ़ा द्रव है। इसका उपयोग शेविंग क्रीम, साबुन व टूथपेस्ट, सौंदर्य प्रसारण और रिफिल इंक आदि में होता है। जब वसाओं को सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो ग्लिसरीन के साथ साथ उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण प्राप्त होते हैं। इन लवणों को जो है साबुन कहते हैं। सोडियम पोटेशियम साबुनों के अतिरिक्त अन्य धातुओं के साबुन सफाई के कार्यों के लिए जो है प्रयुक्त नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है दूषित जल के द्वारा संचरित नहीं होता है? तो इसका आंसर क्या होगा देख लेते हैं। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा न्यूमोनिया, है ना। देखिए अन्य तीनों दूषित जल के द्वारा जो है संचरित होता है। संक्रमण रोग का तात्पर्य जो है वैसे रोग से है जो व्यक्तियों के संपर्क में आने से फैलता है। फेफड़ों में संक्रमण का हो जाना निमोनिया कहलाता है। इसमें फेफड़ों में सूजन की स्थिति जो है बन जाती है। निमोनिया एक ऐसी बीमारी है जो अधिकतर बच्चों में होती है। इसके प्रमुख लक्षणों में खांसी, सीने में दर्द, बुखार और सांस लेने में जो है कठिनाई होती है। और यह रोग जो है आपका डिप्लोकोकस निमोनिया नामक जीवाणु से होता है। अन्य 3 रोग जो है टाइफाइड, पीलिया एवं हैजा जल जनित रोग होता है। पीलिया यह एक यकृत रोग है जिसमें रक्त में पित्त वर्णक अधिक मात्रा में चला जाता है। इसमें यकृत में पित्त वर्णक का निर्माण जो है अधिक मात्रा में होने लगता है। इसका संक्रमण खाने पीने की वस्तुओं से तथा दूषित जल के द्वारा होती है। इसमें थकान, फ्लू जैसे लक्षण, पेशाब व मल, त्वचा व आँखों का रंग जो है पीला हो जाता है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण दोस्तों ये आपका होता है। इसका संक्रमण की बात करते हैं तो दूषित जल रोगी के मलमूत्र एवं थूक के द्वारा होता है। इस रोग को फैलाने में मक्खियों की विशेष भूमिका होती है। सिर दर्द, ज्वर तथा शरीर पर लाल दाने उभर आते हैं जिनमें पानी भर जाता है तथा पाचन शक्ति खराब हो जाती है। हैजा यह विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है। इसका संक्रमण जो है खाने की वस्तुओं एवं दूषित जल द्वारा जो है होता है। इस रोग का लक्षण जो है आपका उल्टी एवं दस्त, जल की कमी, पेशाब बंद हो जाना, हाथ पैरों में ऐंठन आदि।
यह देखिए आपका मैथ का प्रश्न है, तो आप जो है आराम से ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से बना लेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। बोला कि निम्न में से कौन जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही आंसर होगा। सी में आपका दिया गया है स्यूडोमोनास जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है। अब देखिए राइजोबियम और एजोटोबैक्टर जीवाणुओं का एक समूह है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है। राइजोबियम जीवाणु लेग्यूम यानी दलहनी फसलों की जड़ों को संक्रमित कर उनमें ग्रंथियों का निर्माण करता है। इन ग्रंथियों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर उसे अमोनिया में बदल देता है। पौधों उस अमोनिया का उपयोग प्रोटीन, विटामिन एवं अन्य नाइट्रोजन युक्त यौगिकों के निर्माण में करते हैं। पौधों की वृद्धि को प्रेरित करने वाला जीवाणु जो है आपका राइजोबैक्टीरिया है। एजेटोबैक्टर है ना, एजेटोबैक्टर कृषि भूमि एवं पौधों की जड़ों की सतह पर स्वतंत्र रूप से रहने वाले जीवाणु समूह है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। इसका प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में सभी गैर दलहनी पौधों, खासकर चावल, कपास, सब्जियों इत्यादि के लिए जो है किया जाता है। एजोस्पाइरिलम है ना, एजोस्पाइरिलम, नीलहरित शैवाल, धान के फसल में एजोला इत्यादि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। अगला है कि साइनोबैक्टीरिया स्वपोषित सूक्ष्मजीव है जो जलीय तथा स्थलीय वायुमंडल में विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। इनमें से बहुत से वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर सकते हैं, जैसे एनाबिना और नोस्टॉक और ऑसिलेटोरिया आदि आपका हो जाएगा। धान के खेत में साइनोबैक्टीरिया महत्वपूर्ण जैव उर्वरक की भूमिका निभाता है। नीलहरित शैवाल भी मृदा में कार्बनिक पदार्थ बढ़ा देते हैं जिससे उसकी उर्वरता जो है बढ़ जाती है। नाइट्रिकारक जीवाणु अमोनिया की नाइट्रोजन को ऑक्सीकृत करके नाइट्राइट यानी NO2 में बदल देते हैं, जैसे नाइट्रोकोकस एवं नाइट्रोसोमोनास। कुछ जीवाणु नाइट्राइट यौगिक को फिर से ऑक्सीकृत करके नाइट्रेट में बदल देते हैं, जैसे नाइट्रोबैक्टर। अगला हमारा है निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 21 जून को, ए जो है इसका सही आंसर होगा। अब यहाँ पर कुछ दिवस दिया गया है। 21 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 14 जून विश्व रक्तदान दिवस, 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, 21 मई आतंकवाद विरोधी दिवस, 1 अगस्त जो है आपका विश्व स्तनपान दिवस, 29 अगस्त को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाते हैं, और 14 सितंबर की बात करते हैं हिंदी दिवस, 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला है कि मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? तो आंसर हो जाएगा जैसे उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि। ये आंसर देखेंगे तो आपका ये सभी जो है सही आंसर होगा। संबंधित वस्तुओं की कीमत में भिन्नता, उपभोक्ता के आय के स्तर में बदलाव, जनसंख्या वृद्धि इत्यादि कारण से मांग में जो है परिवर्तन होता है। मांग में परिवर्तन किसी विशेष वस्तु या सेवा को खरीदने की उपभोक्ता की इच्छा में बदलाव को भी निरूपित करता है। इस प्रभावपूर्ण इच्छा ही मांग है। यदि अन्य बातें सामान्य रहे तो मूल्य बढ़ने से मांग घटती है और मूल्य घटने से मांग जो है बढ़ती है। विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सिद्धांत जो है रैगनर नक्स के द्वारा जो है दिया गया था। असंतुलित विकास सिद्धांत जो है हार्समैन के द्वारा जो है दिया गया है। आर्थिक क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण समितियां जैसे रंगराजन समिति की बात करते हैं, भुगतान संतुलन, मल्होत्रा समिति जो है बीमा क्षेत्र में सुधार, गोइपोरिया समिति की बात करते हैं तो बैंक सेवा सुधार, आबिद हुसैन समिति जो है लघु उद्योग, आरबी गुप्ता समिति जो है कृषि ऋण क्षेत्र में सुधार आपका हो जाएगा। अगला है कि शुष्क बर्फ, आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। देखिए यह मुख्य रूप से कूलिंग एजेंट की तरह जो है प्रयोग होती है और हमारे पृथ्वी के वायुमंडल का एक सामान्य हिस्सा है। शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस को पहली बार 1835 ईस्वी में फ्रांसीसी आविष्कार एड्रियन जीन पियर थिलोरियर ने अनुसरण किया था। इसका प्रयोग जो है कूलिंग एजेंट की तरह किया जाता है और अब मेडिकल से लेकर फूड इंडस्ट्री तक इसका जो है इस्तेमाल होता है। जब ड्राई आइस को गर्म पानी में डालते हैं तो इससे जो है धुआं निकलती है और उस क्षेत्र में बर्फ जैसा जो है लगने लगता है। यह काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती है, इस कारण जो है इससे शरीर की कोशिकाएं मरने लगती हैं। शुष्क बर्फ अर्थात ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को गर्म करने पर सीधे गैस में जो है परिवर्तित हो जाती है।
बर्फ जमने में जिलेटिन बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए जो है मिलाया जाता है। अगला है कि दीपक पुनिया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। तो आप सभी को पता है दोस्तों, दीपक पुनिया जो है आपके कुश्ती से संबंधित हो जाएंगे। आंसर आपका डी सही आंसर होगा। देखिए, भारतीय पहलवान दीपक पुनिया को वर्ष 2021 में कुश्ती खेल में जो है अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है। दीपक पुनिया कॉमनवेल्थ गेम 2022 में अपने वर्ग 86 किलोमीटर में स्वर्ण पदक जो है विजेता रहे हैं। कुश्ती खेलने वाले अन्य भारतीय खिलाड़ी निम्न जैसे रवि कुमार दहिया 57 kg, गीता फोगाट 62 kg, विनेश फोगाट 56 kg इत्यादि। मुक्केबाजी में रिंग की लंबाई एवं चौड़ाई की बात करते हैं, कम से कम आपका 4.9 गुणे 4.9 मीटर स्क्वायर तथा अधिक से अधिक जो है आपको 4.10 गुणे 6.10 मीटर स्क्वायर होती है। ओलंपिक खेल मुक्केबाजी स्पर्धा में श्रेष्ठ प्रदर्शन एवं तकनीक के लिए बेल मार्कर है ना बेल बार्कर कप जो है प्रदान किया जाता है। बैडमिंटन का सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना 1934 ईस्वी में की गई थी। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत वर्ष 1977 में किया गया था और इसके कोर्ट की लंबाई जो है 44 फीट एवं चौड़ाई जो है आपका 20 फीट तथा नेट की ऊंचाई की बात करते हैं 5 फीट होता है। बैडमिंटन के भारतीय खिलाड़ी की बात करते हैं जैसे पुलेला गोपीचंद, साइना नेहवाल, प्रकाश पादुकोण, ज्वाला गट्टा, अश्विनी पोनप्पा, पीवी सिंधु जो है इत्यादि हो जाएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, पद्म विभूषण विजेता डॉक्टर भूपेन हजारिका का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गायन जो है सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, डॉक्टर भूपेन हजारिका की बात करते हैं तो पद्म विभूषण 2001 में गायन के लिए जो है दिया गया था। भूपेन हजारिका जो है असम राज्य से आते हैं। वे गीतकार, संगीतकार, गायक, कवि और फिल्म निर्माता भी थे। भूपेन हजारिका को वर्ष 1992 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2019 में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से जो है सम्मानित किया गया है। और भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी शुरुआत 1954 ईस्वी में हुई थी और यह जो है 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है दी जाती है। इसके मेडल में पीपल के पत्ते के आकार का सूर्य का चित्र जो है अंकित रहता है। भारत रत्न जो है कला, साहित्य तथा विज्ञान या बड़े पैमाने पर जनसेवा में उत्कृष्ट कार्य के लिए जो है दिया जाता है। पद्म पुरस्कार भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा या फिर दूसरा जो है बड़ा सम्मान है। इसमें 3 जो है पद्म पुरस्कार होते हैं। पद्म विभूषण सरकारी कर्मचारियों द्वारा दी गई सेवाओं सहित किसी भी क्षेत्र में विशेष तथा उल्लेखनीय कार्य के लिए जो है दिया जाता है। और दूसरा की बात करते हैं सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पद्म भूषण किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है। और तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्मश्री, किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाने वाला चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगला है कि जब पानी जमता है तो बर्फ बदलता है, उसका आयतन। तो आंसर हो जाएगा बढ़ता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम इसको देखेंगे, जैसे जल वाष्प को ठंडा करने पर वह पहले जल यानी द्रव में बदल जाता है और अंत में वह ठोस अवस्था में परिवर्तित जो है हो जाता है। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव्य अवस्था में परिवर्तित होता है उसे हम उस ठोस पदार्थ का जो है द्रवणांक कहते हैं। बर्फ का द्रवणांक की बात करते हैं, द्रवणांक तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठोस पदार्थ का द्रव्य में परिवर्तन ठोस का द्रवण जो है कहलाता है। अगला है कि जिस ताप पर कोई पदार्थ द्रव्य की अवस्था से गैसीय या वाष्प की अवस्था में परिवर्तित होता है वह ताप द्रव्य का क्वथनांक कहलाता है। सामान्य ताप पर जल का क्वथनांक जो है 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 डिग्री केल्विन होता है। किसी द्रव्य का क्वथनांक दाब बढ़ने से बढ़ जाता है और दाब घटाने से कम हो जाता है। उन पदार्थों के द्रवणांक दाब बढ़ाने से बढ़ जाते हैं जिसका आयतन गलने पर बढ़ जाता है, जैसे मोम, तांबा आदि। उन पदार्थों के द्रवणांक दाब बढ़ाने से घट जाता है जिसका आयतन गलने पर घट जाता है, जैसे बर्फ, ढलवा लोहा होगा। क्रिस्टलीय पदार्थों में से अधिकांश पदार्थ गलने पर आयतन में बढ़ जाते हैं। ऐसी दशा में ठोस अपने ही गले हुए द्रव में जो है डूब जाता है। ढला हुआ लोहा, बर्फ, एंटीमनी, बिस्मत, पीतल आदि गलने पर आयतन में सिकुड़ते हैं। अतः इस प्रकार के ठोस अपने ही गले द्रव में जो है प्लवन करते रहते हैं। इसी विशेष गुण के कारण जो है बर्फ का टुकड़ा गले हुए पानी में जो है प्लवन करता है। अगला है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है।
आंसर होगा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर बी। इसकी स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन एक ऐसी संस्था है जो विश्व के सभी देशों को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं पर आपसी सहयोग तथा मानक विकसित करने का काम करती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य उद्देश्य पूरे विश्व के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य भविष्य देना तथा स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन में सदस्य देशों की संख्या जो 194 है। वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक जो है टेड्रोस अधानोम है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व के प्रमुख संगठन, स्थापना वर्ष और उनके मुख्यालय दिया गया है, देख लेते हैं। जैसे एशियाई विकास बैंक जो है 1966 में स्थापना है, मनीला फिलीपींस होगा। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ जो है आपका 1967 जकार्ता इंडोनेशिया। नाटो का स्थापना 1949, मुख्यालय जो है आपका ब्रुसेल्स बेल्जियम। सार्क की बात करते हैं तो 1985 काठमांडू। विश्व व्यापार संगठन 1995 जेनेवा स्विट्जरलैंड। राष्ट्रमंडल की बात करते हैं तो 1930 लंदन इंग्लैंड होगा। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करते हैं तो 1945 वाशिंगटन डीसी अमेरिका होगा। अगला है कि आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र स्थित है, तो ये आपको जगह हिमालय और कच्छ के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही आंसर होगा। चलिए इसको पढ़ते हैं। देखिए राष्ट्रीय भूभौतिक प्रयोगशाला, भारतीय भूगर्भित सर्वेक्षण, मौसम विज्ञान विभाग, भारत सरकार और इनके साथ कुछ समय पूर्व बने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने भारत को निम्नलिखित 5 भूकंपीय क्षेत्र में जो है बांटा था। पहला की बात करते हैं अधिकतम प्रभाव क्षेत्र, जैसे यह भूकंप तीव्रता की दृष्टि से 9 से अधिक तीव्रता वाला क्षेत्र है। इसमें भारत के सभी पूर्वोत्तर राज्य जैसे बिहार, नेपाल, सीमावर्ती क्षेत्र, उत्तराखंड, हिमालय व पंजाब का सीमावर्ती क्षेत्र तथा गुजरात का कच्छ का प्रदेश शामिल है। यह देश कुल भू क्षेत्र का 10.9% है। इन क्षेत्रों में ऐसे भूकंपों की संख्या अधिक रही है और जिससे जो है जनधन की जो है अपार हानि हुई है। दूसरा की बात करते हैं तो अधिक प्रभाव का क्षेत्र, जैसे इस क्षेत्र की भूकंप तीव्रता 8 है। इससे अधिक तबाही के खतरे वाला क्षेत्र कहा जाता है। इस भूकंप क्षेत्र में सिक्किम, बिहार, उत्तरी बंगाल, हुगली डेल्टा और उत्तर प्रदेश का उत्तरी एवं पश्चिमी भाग, दिल्ली, उत्तरी हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश व पश्चिम में काठियावाड़ तट से लेकर राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग तक अर्धचंद्राकार आकृति में फैला क्षेत्र, कोंकण तट का दक्षिणी भाग भी शामिल है। इसमें देश के कुल भूभाग का 17.3% हिस्सा आता है। यह क्षेत्र अत्यधिक प्रभाव क्षेत्र का जो है सीमावर्ती भाग है। आप तीसरा की बात करते हैं तो मध्यम प्रभाव का क्षेत्र, इसमें सामान्य तबाही व खतरे वाले क्षेत्र की श्रेणी में जो है रखा गया है। इसका विस्तार विशाल मैदान के दक्षिणी भाग अर्थात दक्षिणी हरियाणा, उत्तर प्रदेश का मध्यवर्ती व दक्षिणी पूर्वी भाग, बिहार व पश्चिम बंगाल का मैदानी भाग, गुजरात का पूर्वी भाग, पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी व पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र, पश्चिमी घाट गोदावरी, कृष्ण डेल्टाई भाग तथा पश्चिमी तटीय प्रदेश पर मिलता है। इस प्रकार यह देश का कुल क्षेत्र का 30.4% क्षेत्र को आच्छादित करता है। भूकंप की तीव्रता की दृष्टि से आपका 6 से 7 की तीव्रता वाला जो है क्षेत्र है। चौथा की बात करते हैं न्यूनतम प्रभाव का क्षेत्र, भूकंप की दृष्टि से यह सबसे कम सक्रिय क्षेत्र है। इसका विस्तार प्रायद्वीपीय पठारी भूभाग पर प्रमुख रूप से मिलता है। राजस्थान का उत्तरी व पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश के पश्चिमी पठारी भाग, तमिलनाडु, उत्तरी आंध्र प्रदेश व उसका तटीय भाग तथा छत्तीसगढ़, पश्चिम महाराष्ट्र, पश्चिमी कर्नाटक के अनेक भागों पर इसका विस्तार मिलता है। यह भूकंप प्रभाव की तीव्रता जो है 5 से 6 के बीच जो है मिलती है। आगे हम देख लेते हैं न्यूनतम प्रभाव का क्षेत्र। देखिए यह प्रमुख रूप से पठारी भूभाग 4 विस्तृत भूखंडों के रूप में फैला है। इसकी विस्तार प्रमुख रूप से दक्षिणी व पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़ व पश्चिमी उड़ीसा, आंध्र प्रदेश का अधिकांश पश्चिमी व मध्यवर्ती भाग, कर्नाटक का पूर्वी भाग, झारखंड पर पाया जाता है। यह क्षेत्र जो है भूकंपों की दृष्टि से शून्य माना जाता है, लेकिन इस क्षेत्र में महाराष्ट्र में कोयना, 1967 में लातूर, उस्मानाबाद, 1993 में भूकंपों ने भूगर्भवेत्ता को आश्चर्य में जो है डाल दिया है। भारत के भूकंपीय क्षेत्रीकरण मानचित्र के अद्यतन संस्करण के अनुसार, जैसे भारत के भूकंप जोन 1 एवं 2 को 1 में समाहित कर
अब जोन टू का निर्धारण जो है किया गया। इस प्रकार अब देश को 4 भूकंपीय क्षेत्र में जो है विभक्त कर दिया गया है। जोन 2 के अंतर्गत भाग 41.4% भू क्षेत्र यानी अल्प तीव्रता क्षेत्र और जोन 3, 4 एवं 5 के अंतर्गत 58.6% जो है भूभाग भूकंप के प्रति जो है अति संवेदनशील आता है। अगला कि भारतीय मानक ब्यूरो ने भारत का भूकंप प्रतिरोधी डिजाइन कोड तैयार किया है, जिसके अंतर्गत भूकंप जोन विशेष क्षेत्र का गुरुत्वीय त्वरण का क्षैतिज अनुभूत त्वरण के आधार पर क्षेत्र का कारक का निर्धारण किया है। भूकंप जोन 5 का क्षेत्र जो है कारक IS कोड के तहत 0.36 निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार भूकंप जोन जो है 4 का 0.24, जोन 3 का 0.16 एवं जोन 2 का 0.10 निश्चित किया गया है। भूकंप जोन जो है 5, 4, 3 के अंतर्गत क्रमशः देश का 10.9 और 17.3 और 30.4 भू क्षेत्र जो है आता है। भूकंप में 3 तरह का जो है कंपन होते हैं, जैसे प्राथमिक अथवा पी तरंग। यह तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है। इसकी औसत वेग जो है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इसकी गति सभी तरंगों से अधिक होती है, जिससे यह तरंगे किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती है। पृथ्वी से गुजरने के लिए इन तरंगों द्वारा अपनाया गया मार्ग जो है नतोदर होता है। द्वितीय अथवा एस तरंग, इन्हें अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं। यह तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है और तरल माध्यम में लुप्त हो जाती है। औसत वेग की बात करते हैं 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होगा। सतही अथवा एल तरंग, देखिए धरातलीय या लंबी तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। इन तरंगों की खोज जो है HD लव ने की थी। इन्हें कई बार लव वेव्स के नाम से भी पुकारा जाता है। इसका अन्य नाम की बात करते हैं तो आर वेव्स है। ये तरंगे मुख्यतः धरातल तक ही सीमित रहती है। ये ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यमों से जो है आपका गुजर सकती हैं। इसकी चाल की बात करते हैं तो 1.1 से लेकर के 3 किलोमीटर प्रति सेकंड है। सतही तरंग अत्यधिक विनाशकारी होती हैं। भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र द्वारा रेखांकित किया जाता है। इससे जो है इनके व्यवहार के संबंध में निम्नलिखित तथ्य निकलते हैं। सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर बढ़ जाता है तथा कम घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर घट जाता है। केवल प्राथमिक तरंगे यानी पी तरंगे ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती हैं, परंतु वहां पर उनका वेग कम हो जाता है। गौण तरंगे द्रव्य पदार्थों से नहीं गुजर सकती हैं। एल तरंगे केवल धरातल के पास ही चलती हैं। विभिन्न माध्यमों में से गुजरते समय ये तरंगे जो है परावर्तित तथा अपरिवर्तित जो है होती हैं। अगला कि लोकसभा के अध्यक्ष को कौन जो है चुन सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा का सदस्यगण। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही आंसर होगा। देखिए लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव जो है लोकसभा के सभी सदस्यों में से लोकसभा के सदस्यों के द्वारा जो है किया जाता है। लोकसभा का संसद का निम्न सदन है, जिसका एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष होता है। लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में जो है चुनती है अनुच्छेद 93 के द्वारा। लोकसभा के सदस्य की सदस्यता के लिए अनिवार्य योग्यता निम्न, जैसे भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक हो, भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत कोई लाभ के पद पर जो है नहीं हो। लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ लेने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वह एक संसद सदस्य के रूप में शपथ लेता है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति से संबंधित है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। अनुच्छेद 53 भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित करता है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अतः राष्ट्रपति नाममात्र की कार्यपालिका है अथवा प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल जो है वास्तविक कार्यपालिका होता है। अगला कि राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल होता है। इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य रहते हैं। इसमें 2 केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी विधानसभा तथा दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को भी सम्मिलित 17वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जो है किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रधान जो है प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर करेगा। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल
करके लोकसभा के कुल सदस्यों की कुल संख्या जो है 15% से अधिक नहीं होगी। अनुच्छेद 75 के क्लाउज 2 के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करेंगे। अनुच्छेद 75 के क्लाउज 3 के अनुसार मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जो है उत्तरदायी होगी। संसद का गठन की बात करते हैं, अनुच्छेद 79 में वर्णित है। भारत की संसद राष्ट्रपति राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर जो है बनती है। राज्यसभा उच्च सदन एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती है। इसके सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष होता है। इसके 1/3 सदस्य जो है प्रति 2 वर्ष बाद जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं। आगे हमारा क्या है, देखिए राज्यसभा के संगठन का उल्लेख जो है अनुच्छेद 80 में वर्णित है। लोकसभा की बात करते हैं तो अनुच्छेद 81 में वर्णित है। देखिए लोकसभा राज्यसभा की तरह जो है अस्थायी सदन नहीं है। सामान्य तौर पर इसकी अवधि जो है आम चुनाव के बाद हुई पहली बैठक से 5 वर्ष के लिए होती है। इसके बाद यह स्वयं ही विघटित हो जाती है। राष्ट्रपति समय से पहले ही विघटित कर सकते हैं। प्रथम लोकसभा का जो कार्यकाल है 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक रहा है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष की बात करते हैं तो जी विमलांकर एवं उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो अनंत शयन अयंगर थे। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष की बात करते हैं ओम बिरला 18 नंबर के हैं और राष्ट्रपति की बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर के हैं। निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से जो है पुरस्कृत किया गया है, तो आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा रोहित शर्मा, बी राइट आंसर होगा। 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शुरू किया गया है, जिसे 2021 में नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। यह पुरस्कार भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसमें एक पदक, एक प्रशस्ति पत्र और 25 लाख रुपए जो है दिए जाते हैं। यह पुरस्कार वेता, राजधानी या शताब्दी गाड़ियों में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित कोचों में मुफ्त यात्रा जो है कर सकते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 शरत कमल अंचता टेबल टेनिस को जो है मिला है। ये आपका मैथ का प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है, अगला कि सूबा निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है। अब देखिए सूबा की बात करते हैं तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा, देखिए इसका सही आंसर आपको हो जाएगा फिजी देश की राजधानी है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए फिजी द्वीप समूह गणराज्य के नाम से जाना जाता है। यह ओशनियाई देश है। इसकी मुद्रा जो है फिजी डॉलर है। ऑस्ट्रेलियाई, न्यूजीलैंड तथा आसपास के द्वीपों को मिलाकर ओशनिया कहा जाता है। फिजी के सीमावर्ती पड़ोसी राष्ट्रों में पश्चिम की ओर वनुअतु, पूर्व में टोंगा और उत्तर में तुवालू है। और वनुअतु दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप राष्ट्र है। ज्वालामुखी मूल का यह जो है द्वीप समूह है। अगला है कि वानुअतु की राजधानी जो है पोर्ट विला है। इसकी मुद्रा जो है आपका वातु है। टोंगा दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप है। यह भी ओशनियाई देश है। इसकी राजधानी जो है आपका नुकु अलोका है एवं मुद्रा की बात करते हैं तो टोंगन पंगा है। टोंगा गर्त प्रशांत महासागर में 9000 मीटर गहरा है। तुवालू प्रशांत महासागर में स्थित पोलिनेशियाई द्वीपीय देश है। तुवालू की राजधानी की बात करते हैं तो फुनाफुती एवं इसका मुद्रा की बात करते हैं तो आपका डॉलर है। निम्न में से कौन सी विशेषता नौकरशाही की नहीं है, तो आंसर आपका हो जाएगा स्वैच्छिक सदस्यता, ऑप्शन नंबर ए। राज्य शासन के आदेशों या इच्छा के बिना जब कोई सदस्य कार्य करता हो तो उसे जो है ऐच्छिक या स्वैच्छिक कहा जाता है। स्वैच्छिक का मतलब होता है स्वयं यानी अपनी इच्छा से किसी कार्य को करना। यह नौकरशाही की विशेषता नहीं है। नौकरशाही की विशेष विशेषता जैसे निश्चित कार्यक्षेत्र, पद सौंपना, पद्धति के आधार पर नियुक्ति, निश्चित नियम, कागजी कार्यवाही, निश्चित एवं व्यवस्थित संगठन, कुशल एवं मेधावी व्यक्तियों की नियुक्ति, भारतीय प्रणाली और अनुशासन आदि। भारत में सामाजिक आर्थिक विकास के जो लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं उसे नौकरशाही ही क्रियान्वित करते हैं। वेबर के अनुसार नौकरशाही कानून द्वारा स्थापित औपचारिक व संतरित पदों की एक वह अवैयक्तिक व्यवस्था है जो प्रशासनात्मक दायित्वों की पूर्ति और संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए स्थापित की जाती है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था के अंग हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही आंसर होगा। ग्राम पंचायत होगा, ब्लॉक पंचायत होगा और जिला परिषद हो जाएगा। अब इसको समझते हैं। देखिए बलवंत राय मेहता समिति 1957 के अनुसार पंचायतों की त्रिस्तरीय संरचना निम्न है। ग्राम पंचायत पर ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद आपका हो जाएगा।
अगला कि ग्राम पंचायत यानी ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था का अंग है। गांव में रहने वाले प्रत्येक पुरुष एवं महिला को 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तथा उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो वे सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर लोगों को शासन में भागीदार बनाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना है। अब यहाँ पर देखिए समितियाँ और गठन वर्ष दिया गया। जैसे बलवंत राय मेहता समिति की बात करते हैं 1957 हो जाएगा। संतानम समिति की बात करते हैं तो 1952 और सादिक अली समिति जो है 1964। अशोक मेहता समिति जो है 1977 होगा। GV राव समिति जो है 1985। LM सिंधरी समिति जो है आपका 1986 जो है सही आंसर होगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कि 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा गोवा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही आंसर होगा। के सिवान डैश के अध्यक्ष हैं तो आंसर हो जाएगा इसरो। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। देखिए इसरो का वर्तमान अध्यक्ष की बात करते हैं एफ सोमनाथ 10वें नंबर पर। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का पुनर्गठन करके 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का गठन जो 1972 में गठन कर दिया गया तथा इसरो को अंतरिक्ष विभाग के नियंत्रण में जो है रखा गया। वर्तमान समय में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के निदेशक जो है प्रवीण सूद हैं। अगला है निम्न में से यानी पूछ रहा है कौन आपका सुमिलित नहीं है? तो आंसर देखेंगे गोदावरी जो है आपका दोस्तों गलत हो जाएगा। गोदावरी मूसी गलत होगा। गोदावरी की बात करते हैं यानी मूसी जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। पढ़ते हैं। देखिए कावेरी की बात करते हैं तो कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी के निकट से निकलती है। इसकी लंबाई जो है आपका 800 किलोमीटर है। यह नदी बंगाल के खाड़ी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी की बात करते हैं तो आपका हेरंगी, हेमावती, लोकापावनी और सिमसा, अकरावती, लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, सुवर्णवर्ती और भवानी और अमरावती। इस नदी पर जो है शिव समुद्रम नामक जलप्रपात स्थित है। गोदावरी नदी पश्चिमी घाट की नाविक यानी महाराष्ट्र की पहाड़ियों के त्रयंबक से निकलती है। इसकी सहायक नदी जो है आपका प्राणहिता, पूर्णा, दुगना और वेनगंगा, इंद्रावती और मंजीरा जो है आदि है। इसको बूढ़ी गंगा या फिर दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की यह सबसे लंबी नदी है। इसका लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। कृष्णा नदी की बात करते हैं, यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट से निकलती है। इसकी लंबाई जो है आपका 14 से 1 किलोमीटर है। यह नदी जो है आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदी की बात करते हैं तो तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, यरला, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा और मूसी आदि है। महानदी का उद्गम जो है रायपुर के समीप धमतरी जिले में स्थित सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से हुआ है। इसकी लंबाई की बात करते हैं तो 8 से 51 किलोमीटर। इसकी सहायक नदी की बात करते हैं शिवनाथ, सहदेव, मंड, डूब या फिर जोंक आदि है। कौन सी कंप्यूटर जनरेशन पीढ़ी पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है? हार्डवेयर पर तो आपका 5वीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। वर्तमान में 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर का जनरेशन की बात करते हैं तो चल रहा है यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जो है पिता माना जाता है। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की बात करते हैं 1945 से 55 में वैक्यूम ट्यूब तकनीक का प्रयोग किया गया था। इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय टेप या फिर पंच कार्ड का जो है प्रयोग किया जाता था। दूसरा की बात करते हैं दूसरा पीढ़ी तो इसका प्रयोग जो है आपका किया जाता था, जिसका विकास विलियम सोकल्ली ने 1947 में किया था। तीसरा की बात करते हैं तो इसमें जो है आईसी का प्रयोग किया जाने लगा। आईसी का पूरा नाम बताइए इंटीग्रेटेड सर्किट हो जाएगा। चतुर्थ की बात करते हैं तो माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग जो है किया जाने लगा था। यह आपका मैथ का प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि थायमिन पूछ रहा है तो विटामिन B1 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। विटामिन B1 का जो है कमी से होने वाला जो होगा आपका बेरी है। विटामिन B1 का स्रोत जो है आपका अंकुरित अनाज, अंडा, दूध, मांस, मूंगफली एवं सब्जियां आदि। विटामिन B1 का कार्य जो है वृद्धि, कार्बोहाइड्रेट अपापचय नियंत्रण, तंत्रिका और पेशियों की सक्रियता के लिए जो है आवश्यक है। विटामिन B12 की बात करते हैं। इसका रासायनिक जो है आपका साइनोकोबालामिन है। इस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। इसकी कमी से एनीमिया, पांडुरोग आदि होता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम की बात करते हैं तो राइबोफ्लेविन है। इसकी कमी से त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, जिह्वा का फटना इत्यादि होता है। विटामिन B2 का स्रोत की बात करते हैं तो खमीर, कलेजी, मांस, हरी सब्जियां, दूध इत्यादि हो जाएगा।
विटामिन B6 की बात करते हैं, रासायनिक नाम जो है आपका पैराडॉक्सिन है। इसकी कमी से होने वाला रोग की बात करते हैं, रुधिर क्षीणता, एनीमिया, चर्म रोग, पेशीय ऐंठन इत्यादि। विटामिन B6 का स्रोत की बात करते हैं, मांस, मछली, इष्ट, यकृत, दूध, अनाज, पालक, आलू आदि। विटामिन का आविष्कार की बात करते हैं, फंक ने 1911 ईस्वी में किया था। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जो शरीर की उपापचयी अभिक्रियाओं में उत्प्रेरकों की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। विटामिन का संश्लेषण जो है हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता है, इसकी पूर्ति जो है विटामिन युक्त भोजन से ही होता है। नोट, विटामिन डी ए के का संश्लेषण जो हमारे शरीर में होता है। चलिए अगला हमारा है कि लावेर कप संबंधित है किससे? लावेर कप तो ये आपका हो जाएगा टेनिस से। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए होगा। देखिए आधुनिक संदर्भ में लॉन टेनिस का विकास जो है इंग्लैंड में हुआ था। टेनिस की सर्वोच्च संस्था जो है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की स्थापना 1913 ईस्वी में पेरिस में किया गया था। टेनिस की विश्व स्तर पर 4 प्रमुख स्पर्धाएं होती हैं जिन्हें ग्रैंड स्लैम जो है कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन जनवरी में मेलबर्न में खेला जाता है। फ्रेंच ओपन मई जून में होता है। विंबलडन जो है जून जुलाई लंदन में खेला जाता है। यूएस ओपन अगस्त सितंबर न्यूयॉर्क में खेला जाता है। टेनिस के खेल के मैदान को कोर्ट कहा जाता है। हॉकी की सर्वोच्च संस्था अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है। इसकी स्थापना जो है 7 जनवरी 1924 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि जो है आपका 70 मिनट की होती है। हॉकी से संबंधित राष्ट्रीय ट्रॉफी जैसे आगा खां कप, बेटन कप, ध्यानचंद्र कप और मुरुगप्पा कप, गोल्ड कप, नेहरू कप, रंगास्वामी कप इत्यादि। फुटबॉल जन्म जो है इंग्लैंड में हुआ है। फीफा की बात करते हैं, फुटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण निकाय है जिसका स्थापना जो है 21 मई 1904 को पेरिस यानी फ्रांस में किया गया था। वर्तमान में इसका मुख्यालय जो आपका ज्यूरिख यानी स्विट्जरलैंड में है। फीफा द्वारा आयोजित विश्व कप फुटबॉल की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है। पहला विश्व कप 1930 ईस्वी में उरुग्वे में आयोजित किया गया था। शतरंज का खेल जो है भारत में 7वीं सदी में शुरू हुआ था। द फेडरेशन इंटरनेशनल डे एचएस इस खेल को नियंत्रित करती है तथा हर 2 साल में एक बार विश्व चैंपियन तय करने के लिए जो है प्रतियोगिता कराती है। अगला है कि समकालीन विद्वानों ने भारत के विभाजन के समय हुई हत्याओं, आगजनी और लूटपाट के लिए किस शब्द का जो है उल्लेख किया है? तो आंसर होगा जनसंहार। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही आंसर होगा जनसंहार। देखिए भारत को जब अब आज़ादी मिली तो उस वक्त लगभग 5 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। कई हजार लोग जो है अगवा कर लिए गए। हजारों महिलाएं बलात्कार का शिकार बनी और लाखों लोग बेघर हो गए। कई बच्चे अनाथ हो गए और 1 करोड़ से भी ज़्यादा जो है लोग शरणार्थी बन गए। 15 अगस्त 1947 ईस्वी का आधी रात को भारत और पाकिस्तान विश्व के मानचित्र पर 2 स्वतंत्र राष्ट्र जो है बन गए। पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस जो है 14 अगस्त और भारत में 15 अगस्त को जो है मनाया गया। अगला कि भारत द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा परम। ऑप्शन नंबर बी। 1984 में इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने भारत का पहला सुपर कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का सिद्धांत निर्माण किया। 1984 में भारत की नई कंप्यूटर नीति की घोषणा जो है की गई। भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक जो है डॉक्टर विजय पांडुरंग भाटकर हैं। परम जो है 8000 भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर था जिसका विकास जो है 1991 में हुआ था। परम श्रेणी के सुपर कंप्यूटर का विकास जो है DCDEC पुणे ने किया था। भारत की सिलिकॉन घाटी बंगलुरु यानी कर्नाटक को कहा जाता है। कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। वर्तमान में फ्रंटियर अमेरिका में विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। एक सुपर कंप्यूटर में करीब 40,000 माइक्रो कंप्यूटर जितनी परिकलन क्षमता होती है। इसकी गति को मेगा फ्लॉप से जो है मापा जाता है। विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर की बात करते हैं तो ENIAC है ना, ENIAC था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना से नहीं है? तो आंसर हो जाएगा संघवाद। ऑप्शन नंबर डी। देखिए अन्य शब्द जैसे बंधुता, जैसे यहाँ पर देखिए बंधुता, संप्रभुता और समाजवाद आपका सही दिया गया है। उद्देशिका में उस आधारभूत दर्शन तथा राजनीतिक, धार्मिक एवं नैतिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान का आधार स्तंभ है। प्रस्तावना में निम्न शब्दों का प्रयोग किया गया है, देख लेते हैं। जैसे हम भारत के लोग, संप्रभुत्व, संपन्न, संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। स्वतंत्रता की बात करते हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। समता की बात करते हैं, प्रतिष्ठा और अवसर की बात की गई है। व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता तथा अखंडता और बंधुता। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है?
इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर हो जाएगा, जैसे सौरव गांगुली की है। वर्तमान समय में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के 36वें अध्यक्ष जो है रोजर बिन्नी है। दोस्तों 81 एंड बियॉन्ड VBS लक्ष्मण की आत्मकथा है। फ्लाइंग इट माई वे भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिया गया, जैसे क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव, स्टेट फॉर्म द हार्ट की बात करते हैं तो आपका कपिल देव, गोल्डन गर्ल जो है PT उषा, सनी डे जो है आपका सुनील गावस्कर, वन डे वंडर्स की बात करते हैं तो आपका सुनील गावस्कर जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है? तो आंसर होगा INS चक्र, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। वर्ष 1988 में परमाणु शक्ति से संचालित सोवियत पनडुब्बी को भारतीय नौसेना द्वारा INS चक्र नाम जो है दिया गया था। INS खंडेरी भारत में बनी भारतीय नौसेना की 6 कलवरी श्रेणी के पनडुब्बी में से दूसरी है। INS कलवरी भारतीय नौसेना के 6 कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों में पहली पनडुब्बी है जिसका निर्माण भारत में हुआ है। भारत की प्रथम स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी जो है INS अरिहंत है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर जो है अप्सरा है। भारत का प्रथम पनडुब्बी जो है INS कावेरी है। भारत का प्रथम विमान वाहक पोत जो है INS विक्रांत है। भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला जो मिसाइल आपका अग्नि है। भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र की बात करते हैं तो पृथ्वी है। भारत का प्रथम आणविक केंद्र की बात करते हैं तो आपका तारापुर है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा जो है कब किया गया था? तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका अगस्त 1932 में किया गया था। देखिए इसके अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने को कहा गया था। दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। इससे गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने इसे हटाने के लिए जो है पुणे के यरवदा जेल में आमरण जो है उपवास आरंभ किया था। 24 सितंबर 1932 ईस्वी को पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल में महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच पुनः समझौता हुआ। इस समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया था तथा व्यवस्थापिका सभा में अछूतों के लिए स्थान हिंदुओं के अंतर्गत ही जो है सुरक्षित रखा गया। अगला है कि मुक्त पतन उदाहरण है किसका? तो आपको हो जाएगा एक समान त्वरण वाली गति का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। देखिए गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिसमें पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर खींचती है, उसे गुरुत्व जनित त्वरण कहते हैं। इसका मान जो है 9.8 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार जो है शून्य होता है, यही भारहीनता की स्थिति है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार जो है बढ़ जाता है, बढ़ा हुआ जो है प्रतीत होता है। जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार जो है घटा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे की ओर गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार में कोई परिवर्तन जो है नहीं होता है। यदि लिफ्ट के उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में स्थित पिंड ऊपरी फर्श से उठकर जो है उसकी छत से जो है जा लगेगा। समय के साथ किसी वस्तु की अपेक्षित स्थिति में परिवर्तन गति कहलाता है। गति मुख्य रूप से निम्न प्रकार के होते हैं, रेखीय गति या फिर आवर्ती गति और दोलन गति इत्यादि होगा। अगला है कि इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है? तो आंसर होगा बिहार, ऑप्शन नंबर डी। राज्य के द्विसदनीय व्यवस्थापिका विधानसभा एवं विधान परिषद शामिल है। भारत के 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, जैसे उत्तर प्रदेश 100, कर्नाटक 75, महाराष्ट्र 78, बिहार 75, आंध्र प्रदेश 50, तेलंगाना 40 और विधान परिषद विद्यमान है। विधान परिषद राज्य विधान मंडल का उच्च सदन होता है। विधान परिषद के सदस्यों के बदलने के लिए जो है न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष होता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या जो है उस राज्य की विधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है, किंतु किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम नहीं हो सकती है। प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं और उनके स्थान पर जो है नवीन सदस्य जो है निर्वाचित होते हैं। अगला कि विधानसभा राज्य विधायिका का निम्न सदन है जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष होता है। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 या अधिक से अधिक जो है 5 सदस्य होते हैं, 500। अपवाद गोवा जो है 40, मिजोरम की बात करते हैं 40, सिक्किम जो है आपका 32 है। बिहार में विधानसभा की सीटों की बात करते हैं 243 होगा। लोकसभा की सीटें जो है 40 और राज्य की सीट की बात करते हैं यानी राज्यसभा की सीट जो है आपका 16 होगा। अगला कि सामान्य ताप पतन दर प्रति 1000 मीटर पर क्या है? तो आंसर आपको हो जाएगा 6.5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा।
देखिए सामान्य ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट होती है जिसे सामान्य ह्रास दर कहते हैं। यह प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई बढ़ने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस घटता है, जो क्षोभ सीमा तक जो है विस्तार रहती है। इस सामान्य ताप पतन के विपरीत कभी कभी ऊंचाई के साथ जो है तापमान में वृद्धि होती है, उसे ही ऋणात्मक ताप जो है पतन दर कहते हैं। क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट की दर जो है प्रति यानी 165 मीटर की ऊंचाई 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस होती है। सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी एवं वर्षा इसी सौमंडल में होती है। इस मंडल को संवहन मंडल कहते हैं, क्योंकि संवहन धाराएं इसी मंडल की सीमा तक जो है सीमित होती हैं। समताप मंडल में मौसमी घटनाएं जैसे आंधी, बादलों की गरज, बिजली कड़क, धूलकण एवं जलवाष्प आदि घटनाएं होती हैं। इसके कारण इस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा जो है पाई जाती है। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, यह पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा जो है करती है। निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की मुद्रा है? अब देखिए इजराइल की मुद्रा की बात करते हैं तो आपका सेकेल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इजराइल की राजधानी जो है आपका यरूशलेम है। इजराइल के संसद का नाम जो है नेसेट है। इजराइल की भाषा जो है हिब्रू और बाइबल की भाषा मानी जाती है। हिब्रू और अरबी इजराइल की सरकारी भाषा है। इजराइल की खुफिया एजेंसी के नाम जो है आपका मोसाद है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 के विजेता है? तो शेख हसीना ऑप्शन नंबर डी होगा। शेख हसीना जो है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। अगला है कि आगरा शहर का संस्थापक कौन है? तो आंसर होगा सिकंदर लोदी। देखिए 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया तथा अपनी राजधानी जो है दिल्ली से आगरा जो है स्थानांतरित किया है। फतेहपुर सीकरी की बात करते हैं अकबर। रोहतासगढ़ का किला जो है शेरशाह सूरी। जौनपुर जो है फिरोज शाह तुगलक। दौलताबाद की बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। सिरी शहर जो है आपका अलाउद्दीन खिलजी होगा। तुगलकाबाद की बात करते हैं गयासुद्दीन तुगलक। और श्रीनगर की बात करते हैं तो अशोक जो है आपका सही होगा। अगला है कि इताइपू बांध जो दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है, वह किस नदी पर स्थित है? तो आंसर होगा पराना नदी, ऑप्शन नंबर बी होगा। इताइपू बांध ब्राजील और पराग्वे के बीच की सीमा पर स्थित पराना नदी पर एक जलविद्युत बांध आपका होगा। मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा स्वास्थ्य से है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। मिशन इंद्रधनुष यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किए गए 7 लोगों के खिलाफ है। 7 टीकों का प्रतिनिधित्व करता है। यह जैसे आपका तपेदिक, पोलियो माइलाइसिस हो जाएगा, हेपेटाइटिस बी होगा, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस होगा। आगे आपका है इसके अलावा खसरा, रूबेला, रोटावायरस, हीमोफिलिस, इन्फ्लुएंजा टाइप बी, पोलियो के खिलाफ टीकों को शामिल करने के बाद इन टीकों को संख्या जो है 12 हो गया है। अगला कि महिला यात्रियों को उनके ट्रेन यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान करने की एक नई पहल भारतीय रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ द्वारा जो है शुरू किया गया था। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका क्या होगा? मेरी यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी होगा, मेरी सहेली जो है सही होगा। ट्रेन में सफ़र करने वाली महिलाओं की यात्रा के दौरान किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए भारतीय रेलवे एक मुहिम चला रहा है। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ द्वारा चला रही है मेरी सहेली। आरपीएफ की स्थापना की बात करते हैं 1985 में हुआ था। इसका मुख्यालय जो है आपका नई दिल्ली में है। आरपीएफ दिवस जो है 20 सितंबर को मनाया जाता है। 2020 का सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का ऑस्कर पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया है? तो आंसर होगा पैरासाइट, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है कि D2O का अधिकतम उपयोग होता है, तो परमाणु भट्ठी में, ऑप्शन नंबर सी होगा। भारी हाइड्रोजन ऑक्सीकरण ऑक्साइड को भारी जल यानी D2O कहते हैं। इसका अधिकतम उपयोग जो है परमाणु भट्टी में नाभिकीय अभिक्रियाओं में मंदक के रूप में, इसके अलावा औषधि के निर्माण में इत्यादि में किया जाता है। इसका अणुभार जो है 20 तथा HP वैल्यू जो है 7 होती है, सॉरी माफ कीजिएगा, pH वैल्यू जो है 7 होती है। भारी जल का आविष्कार जो है आपका सन 1932 में यूरे और वासबर्न ने किया था। यूरो को सन 1934 में भारी हाइड्रोजन और भारी जल की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार जो है मिला था। साधारण जल के 6000 भागों में लगभग एक भाग भारी जल होता है। भारी जल साधारण जल के विद्युत अपघटन द्वारा जो है बनाया जाता है। भारी जल का क्वथनांक जो आपका 373.4 के तथा हिमांक जो है 276.8 के है। और अपेक्षित घनत्व की बात करते हैं 239 के पर 1.1059 होता है, जो साधारण जल से जो है अधिक होता है।
साधारण जल की तरह जो है भारी जल जो है रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होता है। अगला है कि बेल्ट घास है ना, बेल्ट घास जो है कहाँ पाए जाते हैं, तो आंसर आपको हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए बेल्ट घास के मैदान का जो विस्तार जो है मुख्यतः दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। इसके अलावा जो है जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामीबिया के कई भागों में बेल्ट घास के मैदानी क्षेत्र जो है देखने को मिलता है। बेल्ट जो है शीतोष्ण घास के मैदान है। कैंटरबरी न्यूजीलैंड के मैदानों में पाए जाने वाली शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। यह छोटे छोटे पौधे पाए जाते हैं। यह मैदान बहुत जो है उपजाऊ होते हैं। पंपास शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। इसका विस्तार दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील के दक्षिण भाग के मुख्य तौर पर है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को डाउन्स के नाम से जाना जाता है। यह मैदान ऑस्ट्रेलिया के कृषि उत्पादन का प्रमुख केंद्र भी है। इस मैदान क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, जिनमें कंगारू सबसे प्रमुख है। कंगारू को ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक भी माना जाता है। सवाना अफ्रीका में पाए जाने वाला उष्ण कटिबंधीय घास मैदान है। अगला कि पारिस्थितिकीय तंत्र के दो संगठक होते हैं जो हैं, तो जीव एवं अजीव हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा। समस्त जीवधारी अपने पर्यावरण के विभिन्न घटकों से क्रिया करते रहे हैं। इस प्रकार जैविक और अजैविक जीव और अजीव निर्जीव घटकों के बीच पारस्परिक क्रिया निरंतर चलती रहती है। इससे एक तंत्र बनता है जो पारिस्थितिकीय तंत्र या परितंत्र कहलाता है। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में किया था। हैकल द्वारा निर्मित इकोलॉजी नामावली का ग्रीक भाषा में 2 शब्दों में हुआ था, जिसमें ओक्योस रहने का स्थान तथा लोगोस अध्ययन। आगे चलकर जो है आपका इकोलॉजी और इकोलॉजी कहा जाने लगा। वर्ष 1935 में ब्रिटिश परिस्थितिविद आर्थर टेंसले ने पारिस्थितिकीय तंत्र यानी तंत्र का जो है शब्द गढ़ा था। और यूजिन ओडम के अनुसार पारिस्थितिकीय कृत्रिम की संरचना एवं प्रक्रिया का जो है अध्ययन है। अगला कि मेंडल है ना, मेंडल ने मटर पर किए अपने प्रयोगों के लिए निम्न में से कौन से लक्षण का जो है चयन नहीं किया था, तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। जैसे देखिए मेंडल ने मटर पर किए गए अपने प्रयोगों के लिए फूल की आकृति का लक्षण का जो है चयन नहीं किया था। मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधा पर किया था। मेंडल ने मटर के पौधों के उन लक्षणों पर विचार किया था जो सर्वथा विपरीत गुण वाले थे। मेंडल ने 7 जोड़ों विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच कृत्रिम परागण कराया, जिससे उत्पन्न नए पौधों का जो है अध्ययन किया है। देखिए मेंडल को अपने प्रयोगों में सफलता मिलने में निम्नलिखित कारण, जिससे वनस्पति जगत में पाए जाने वाले लाखों पौधों में मेंडल ने केवल मटर पौधों को ही चुना, क्योंकि उनमें अनेक प्रकार के विपरीत गुण होते हैं। मटर के पौधे छोटे होने के कारण यह प्रयोग करने में सुविधाजनक होता है। मटर का जीवन चक्र कुछ ही महीनों में पूरा हो जाता है, जिसमें इनके गुणों को अध्ययन करने में जो है कम समय लगता है। मटर के पौधों में जो है स्वपरागण होता है। मटर के पौधों में 7 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। संयोग से मेंडल द्वारा चयनित गुण अलग अलग गुणसूत्र पर अवस्थित थे। मेंडल ने अपने अध्ययन के लिए एक समय में केवल एक ही गुण को लिया तथा अपने अध्ययन में सांख्यिकी का प्रयोग किया। अगला कि ऑनलाइन पोर्टल इंश्योर को लॉन्च किया है किसने, तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही आंसर होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो इंश्योर पोर्टल को राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल को नाबार्ड द्वारा जो है विकसित किया गया था तथा इसका संचालन जो है पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग द्वारा जो है किया जाएगा। नाबार्ड की स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 ईस्वी को किया गया है। इसका मुख्यालय जो आपका मुंबई में स्थित है नाबार्ड का। निम्नलिखित में से किस भारतीय ने IAAF वेटरन पिन अवार्ड जीता है, तो आंसर हो जाएगा पीटी उषा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। इनका जन्म जो है केरल में 27 जून 1964 को हुआ है। पीटी उषा को भारत की उड़न परी भी कहा जाता है। उन्हें 1984 में 85 में क्रमशः अर्जुन अवार्ड और पद्म श्री से जो है सम्मानित किया गया है। IAAF इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन इसका फुल फॉर्म होता है और स्थापना जो है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 17 जुलाई 1912 को जो है किया गया है। इस समय इसका नाम जो है अंतर्राष्ट्रीय एमेच्योर एथलेटिक्स महासंघ था।
2001 में इसका नाम बदल करके जो है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन कर दिया गया है। इसका मुख्यालय जो आपका मोनाको यानी फ्रांस में स्थित है। निम्नलिखित में से क्या एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो आंसर देखेंगे तो आपका डी हो जाएगा, फसल का खेत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, वन, तालाब तथा झील प्राकृतिक परितंत्र है। पारिस्थितिकीय तंत्र या परितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम A.G. टांसले द्वारा जो है वर्ष 1935 में किया गया था। पारिस्थितिकीय तंत्र के दो प्रकार होते हैं, प्राकृतिक पारिस्थितिकीय तंत्र, मानव निर्मित या कृत्रिम पारिस्थितिकीय तंत्र होगा। देखिए, प्राकृतिक पारिस्थितिकीय तंत्र ये ऐसे पारिस्थितिकीय तंत्र हैं जो प्राकृतिक रूप से होते हैं और मनुष्य के किसी भी हस्तक्षेप के बिना जीवित रह सकते हैं। उदाहरण की बात करते हैं जंगल, नदी, समुद्र, घास के मैदान आदि। कृत्रिम पारिस्थितिकीय तंत्र, जब मानव अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए पहले से ही विद्यमान पारिस्थितिकीय तंत्र को संशोधित करता है तो अपने स्वयं के पारिस्थितिकीय तंत्र का निर्माण करता है और प्राकृतिक स्थिति की नकल करता है, उन्हें कृत्रिम पारिस्थितिकीय तंत्र कहा जाता है। उदाहरण की बात करते हैं फसल क्षेत्र, उद्यान, बांध आदि होगा। पर्यावरण विज्ञान तथा प्रबंधन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद, CPR पर्यावरण शिक्षा केंद्र चेन्नई, पारिस्थितिकीय विज्ञान केंद्र बेंगलुरु, खनन पर्यावरण केंद्र धनबाद, सलीम अली विज्ञान व सांस्कृतिक विज्ञान केंद्र जो है कोयम्बटूर, है ना, याद रखिएगा। पर्यावरण संस्थान यहाँ पर दिया गया है, जैसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण जो है आपका नई दिल्ली में है, और GB पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड, भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद देहरादून, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, वन अनुवांशिकी तथा वृक्ष प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर, वन उत्पादकता केंद्र रांची, राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान फरीदाबाद, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता होगा, और भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण कोलकाता। विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस जो है 1973 में जो है मनाया गया था। ये अगला हमारा पॉइंट है, देखेंगे तो आपका वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है आपका 1972 होगा। जल प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम की बात करते हैं तो 1974 होगा। वन संरक्षण अधिनियम जो है 1980 होगा। वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम जो है आपका 1981 हो जाएगा। पर्यावरण अधिनियम 1986 होगा। राष्ट्रीय वन नीति की बात करते हैं तो 1988 होगा। ध्वनि प्रदूषण की बात करते हैं तो ये आपका 2000 ईस्वी हो जाएगा। भारत में वायुसेना दिवस जो है कब मनाया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा 8 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी। लुइस ब्रेल दिवस जो है 4 जनवरी को मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस जो है 9 जनवरी को मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाते हैं। और राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस की बात करते हैं तो 12 जनवरी। थल सेना दिवस जो है आपका 15 जनवरी। भारतीय पर्यटन दिवस जो है आपका 25 जनवरी होगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है आपको हो जाएगा 25 जनवरी। शहीद दिवस कुष्ठ निवारण दिवस जो है आपका 30 जनवरी होगा। शून्य भेदभाव दिवस जो है आपका हो जाएगा 1 मार्च। विश्व वन्यजीव दिवस जो है आपको हो जाएगा 3 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाते हैं। और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है 15 मार्च। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। विश्व जल दिवस बिहार दिवस 22 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को। विश्व क्षय रोग तपेदित दिवस जो है 24 मार्च को। विश्व रंगमंच दिवस जो है 27 मार्च को। अहिंसा दिवस, गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती 2 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व पशु दिवस जो है 3 अक्टूबर को मनाते हैं। और विश्व डाक दिवस जो है 9 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर। विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है आपका हो जाएगा 24 अक्टूबर। राष्ट्रीय एकता दिवस यानी सरदार पटेल की जयंती के अनुसार अगर बात करें तो 31 अक्टूबर होगा। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर। भारतीय नौसेना दिवस जो है 4 दिसंबर। विश्व मृदा दिवस जो है 5 दिसंबर को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, विश्व ऊर्जा दिवस 14 दिसंबर। विजय दिवस 16 दिसंबर। और राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर। सुशासन दिवस जो है 25 दिसंबर को मनाते हैं। चलिए आगे देखेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन है। देखिए बोला कि निम्न में से कौन सा संबंध जो है श्रेणी LCR परिपथ के अनुनाद अवस्था के लिए जो है सही नहीं है। तो आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी जो है सही आंसर हो जाएगा।
इसको आप आराम से पढ़िएगा। चलिए आगे हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। बोल रहा है निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी की प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात जो है सही होगा। इसका निर्माण जो है विशाल चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इस मिट्टी में सामान्यतः लोहे, चूने, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम तथा मैग्नीशियम की जो है बहुलता होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जैविक पदार्थों की कमी होती है। इस मिट्टी का काला रंग जो है आपका टाइटेनिफेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण जो है होता है। इस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। काली मिट्टियों को स्थानीय रूप से रेगुर व उत्तर प्रदेश में करेल काली कपास की मिट्टी तथा अंतर्राष्ट्रीय रूप से उष्ण कटिबंधीय जो कि जर्नोजम है ना, चर्नोजम कहा जाता है। काली मिट्टी कपास खेती के लिए जो है आपका सर्वाधिक उपयुक्त होती है। इस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। इसका विकास जो है महाराष्ट्र सर्वाधिक मात्रा में, पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु में दक्कन लावा बेसाल्ट के अपक्षय से हुआ है। इसमें उर्वरता अधिक होती है। ये जड़दर है ना, जड़दार फसल जैसे कपास, तूर, खट्टे फल, चना, सोयाबीन, तिलहन, मोटे अनाज, सफोला आदि की खेती जो है इसके लिए उपयुक्त रहती है। वायु दाब को मापने वाला यंत्र कहलाता है क्या? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये जो है सही आंसर होगा। एनीमोमीटर की बात करते हैं तो यह उपकरण जो है हवा की शक्ति तथा गति को मापता है। बैरोग्राफ, इसमें इसके द्वारा जो है वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। कार्डियोग्राफ जो है इसके द्वारा हृदय गति की जाँच की जाती है। इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ भी कहते हैं। अगला है क्रोनोमीटर। यह उपकरण जो है जलयानों पर लगा होता है। इसमें यानी इससे जो है सही समय का पता लगता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव निम्न में से कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, गैंगटिक डॉल्फिन। बी जो है राइट आंसर होगा। वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा प्लाटानिस्टा गैंगटिका होगा। गंगा डॉल्फिन की खोज जो है आधिकारिक तौर पर वर्ष 1801 ईस्वी में किया गया था। गंगा डॉल्फिन केवल मीठे पानी में रह सकती है और यह वास्तव में दृष्टिहीन होती है। यह प्रस्रव्य ध्वनियों का उत्सर्जन करके शिकार करती है जो मछलियों और अन्य शिकार से टकराकर वापस लौटती है तथा उन्हें अपने दिमाग में एक छवि यानी देखने में सक्षम बनाती है। इन्हें सूंस भी कहा जाता है। 2009 में सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में जो है मान्यता दी गई है। भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत गंगा डॉल्फिन का शिकार करना जो है प्रतिबंधित है। गंगा डॉल्फिन को IUCN के रेड लिस्ट में संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। बिहार के भागलपुर जिले में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य की स्थापना जो है की गई है। एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार राज्य के पटना विश्वविद्यालय परिसर में गंगा नदी के तट पर स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को गंगा डॉल्फिन दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। सत्यशोधक समाज को निम्नलिखित में से किसने जो है शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा ज्योतिबा राव फूले। ऑप्शन नंबर डी। ज्योतिबा राव फूले 1827 से 90 माली जाति में पैदा हुए। उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में की थी। ज्योतिबा राव फूले को 1888 में महाराष्ट्र के एक अन्य समाज सुधारक विठ्ठल राव कृष्णजी वंदेकर ने महात्मा की उपाधि जो है दी थी। दयानंद सरस्वती की बात करते हैं। इनका बचपन का नाम जो है मूल शंकर था। 1875 में उन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। बाद में उन्होंने इसका मुख्यालय 1877 में लाहौर स्थानांतरित कर दिया। दयानंद के विचार एवं चिंतन का प्रकाशन उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में हुआ है। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा जो है दिया है। दयानंद सरस्वती ने वेदांत की शिक्षा मथुरा के एक नेत्रहीन संत गुरु स्वामी विरजानंद से ग्रहण किया था। स्वामी विवेकानंद नरेंद्र दत्त 1863 से 1902 को बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से जो है जाना गया। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की शिक्षाओं एवं उपदेशों को प्रचारित करने के लिए 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो के सेंट कोलंबस हॉल में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया। सम्मेलन में जाने से पहले महाराज खेतड़ी के सुझाव पर उन्होंने अपना नाम नरेंद्रनाथ से बदलकर जो है स्वामी विवेकानंद रखा। वे बम्बई में पेनिनसुलर जहाज से रवाना हुए थे। विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रवादी आंदोलन का आध्यात्मिक पिता जो है कहा जाता है। प्रार्थना समाज,
केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर महाराष्ट्र में महादेव गोविंद रानडे और आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की। अब यहाँ पर हम वेद समाज देखेंगे। तो केशव चंद्र सेन की मद्रास यात्रा से प्रभावित होकर श्री धरलू नायडू ने मद्रास में वेद समाज की स्थापना की थी। चलिए अगला है कि भारत में पेन नंबर कोड कुल डैश अक्षरों व संख्याओं से बना होता है। तो आंसर हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। पेन का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर हो जाएगा, ठीक है। यह आपका UIDAI के द्वारा जो है आपका जारी होता है। आधार कार्ड की बात करते हैं 12 अंक का होता है। वोटर ID कार्ड की बात करते हैं 10 अंक का होता है। ड्राइविंग लाइसेंस की बात करते हैं 15 अंक का होता है। GST पंजीकरण जो है आपका 15 नंबर का होता है। और ATM कार्ड की बात करते हैं 16 नंबर का आपका होता है। अगला एक नागरिक ऑनलाइन रोजगार पंजीकरण कैसे जो है करा सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा ई मित्र, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। दिए हुए परिपथ में कुल प्रतिरोध है। तो इसका आंसर आप अच्छे से याद रखिएगा। 58 का देखेंगे तो आपका 20/3 हो जाएगा। आंसर आप देखेंगे तो डी जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है। तो आंसर हो जाएगा आपका फ्यूजियामा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। ज्वालामुखी का तात्पर्य उस छिद्र अथवा दरार से है जिसका संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग से होता है और जिसके माध्यम से तप्त गैस, तरल लावा, राख, जलवाष्प आदि का निर्माण होता है। ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख्य को क्रेटर कहते हैं। फ्यूजियामा जो है जापान में है। माउंट एटना की बात करते हैं तो आपका सिसिली इटली। माउंट इरेबस जो है रॉस द्वीप अंटार्कटिका होगा। विसुवियस जो है आपका नेपल्स की खाड़ी इटली। स्टोम्बोली जो है आपका लिपारी द्वीप भूमध्य सागर। माउंट रेनियर जो है आपका अमेरिका। कोटोपैक्सी इक्वाडोर और पेरिकुटिन जो है आपका मैक्सिको। कोहो सुल्तान जो है आपका पाकिस्तान हो जाएगा। और माउंट ताल की बात करते हैं फिलीपींस। किलिमंजारो की बात करते हैं तंजानिया होगा। भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ की उपमा स्टोम्बोली यानी इटली को कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी यानी इक्वाडोर में है। ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अंटार्कटिका महाद्वीप में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यानी माउंट इरेबस है। प्रशांत महासागर के परिमेखला को अग्नि वलय की संज्ञा जो है प्रदान की गई है। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी जो कि ओजोस डेल सलाडो 6885 मीटर एंडीज पर्वत यानी चिली अर्जेंटीना है। दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी जो है आपका मोना लोआ है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अपाचे हेलीकॉप्टर निम्नलिखित में से किस देश का उत्क्रमित है। तो आंसर हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही आंसर होगा। S-400 की बात करते हैं तो रूस एयर डिफेंस सिस्टम होगा। हेलिना आपका हो जाएगा भारत में विकसित टैंक रोधी मिसाइल। चिनूक की बात करते हैं तो अमेरिका हेलीकॉप्टर होगा। बाराकेट की बात करते हैं DRDO व इजराइल की सरफेस टू एयर मिसाइल। INS बेला की बात करते हैं फ्रांस स्कॉर्पियन श्रेणी को पनडुब्बी। इंद्रजाल जो है भारत ड्रोन डिफेंस सिस्टम। प्रचंड भारत की बात करते हैं यानी प्रचंड भारत में और स्वदेश निर्मित युद्धक हेलीकॉप्टर आपका होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन दो बैंकों का विलय हुआ है। तो आंसर हो जाएगा विजया बैंक और देना बैंक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। देखिए विलय के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या जो है 12 हो गई है। इलाहाबाद बैंक का विलय जो है इंडियन बैंक में हुआ है। आंध्र बैंक का विलय जो है यूनियन बैंक में हुआ है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय जो है पंजाब नेशनल बैंक में हुआ है। सिंडिकेट बैंक का विलय जो है कैनरा बैंक में हुआ है। भारत में बैंकों के विलय संबंधी दिशा निर्देश बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 की धारा 44 का 1 के अंतर्गत जो है आपका दिया गया है। भारत में बैंक विलय की प्रक्रिया जो है 1960 के दशक जो है शुरू हुई थी। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार ने वर्ष 1991 में M नरसिम्हन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया था। अगला कि अवंती की राजधानी थी। तो अवंती की बात करते हैं तो आंसर आपका सी होगा उज्जैन। देखिए बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी जो है हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी इन 16 महाजनपदों या फिर जनपदों की सूची मिलती है। अवंती की बात करते हैं, इसमें वर्तमान मध्य प्रदेश व आसपास का क्षेत्र मालवा शामिल था। इसकी 2 राजधानियां थी। उत्तरी अवंती की राजधानी जो आपका उज्जैन, दक्षिणी भाग की राजधानी जो आपका महिष्मती होगा। मगध शासक शिशुनाग ने इसे मगध में मिलाया था। आधुनिक मालवा का क्षेत्र ही प्राचीन अवंती महाजनपद क्षेत्र था। मगध की राजधानी की बात करते हैं गिरिब्रज थी।
वजह की राजधानी की बात करते हैं तो आपका वैशाली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं अगला हमारा क्या है। अगला है कि सेबेस्टियन वेटल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो आंसर आपको हो जाएगा फार्मूला 1 रेसिंग, ऑप्शन नंबर सी। देखिए सेबेस्टियन वेटल जर्मनी के हैं। प्रथम वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस का आयोजन 1950 में यूनाइटेड किंगडम के सिल्वरस्टोन में किया गया है। क्रिकेट की बात कर लेते हैं तो क्रिकेट खेल का जन्मदाता जो है आपका इंग्लैंड को माना जाता है। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था जो है आपका आईसीसी है। इसका मुख्यालय जो है 1 अगस्त 2005 से दुबई में है। पहले यह जो है लॉर्ड्स में था। 27 नवंबर 2015 को ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड के बीच पहली बार दिन रात का टेस्ट मैच गुलाबी गेंद से एडिलेड में खेला गया। क्रिकेट शब्दावली की बात करते हैं तो चाइना मैन, एलबीडब्ल्यू, थ्रो, मैडन, स्विंग, स्टॉक, कवर और पॉपिंग, ग्रीज, हुक, ये सब जो है आपका क्रिकेट से संबंधित है। पोलो खेल शब्दावली की बात करते हैं तो बंकर, चक्कर, मैलेट, चुक्का, एरिस, रेल, एंगर शॉट। तैराकी की बात करते हैं तैराकी खेल शब्दावली फ्रंट क्रॉल, बेस्ट स्ट्रोक, स्प्रिंग बोर्ड, ट्विस्ट, बटरफ्लाई, जैन, स्ट्रोक और बैक स्ट्रोक आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक कार्य रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित नहीं है। तो आंसर हो जाएगा देवदास, ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए देवदास एवं चरित्रहीन पुस्तक के लेखक जो है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। जन्म की बात करते हैं ब्रिटिश भारत में बंगाल प्रेसिडेंसी कलकत्ता, अब कोलकाता में 7 मई 1861 में हुआ था। अन्य नाम की बात करते हैं तो नामो भानु सिंह ठाकुर, मुनिता, गुरुदेव, कवि गुरु और विश्व कवि के नाम से जो है आपके जाने जाते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के गीत हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत की ठुमरी शैली से प्रभावित थे। नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार जीतने वाले वो पहले गैर यूरोपीय पहले भारतीय थे। प्रमुख रचना की बात करते हैं तो काबुलीवाला, मास्टर साहब और पोस्ट मास्टर। 2 देशों के राष्ट्रगान के रचयिता जो है भारत जनगण मन। और बांग्लादेश की बात करते हैं तो अमार सुनार बांग्ला का राष्ट्रगान लिखा है। वह ऐसा करने वाले पहले विश्व के एकमात्र कवि हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि जो है दी थी। वर्ष 1915 में ब्रिटिश सरकार ने रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी थी, किंतु 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण जो है उन्होंने ब्रिटिश सरकार का विरोध करते हुए अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है लौटा दी। गौरतलब है कि नाइटहुड की उपाधि मिलने के बाद नाम के साथ जो है सर लगाया गया था। मृत्यु जो है 7 अगस्त 1947 को कलकत्ता में हो गया। ज्वारी ऊर्जा निम्न में से किस ऊर्जा के संसाधनों का प्रकार है। तो आंसर होगा आपका पुनर्भरणीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। पुनर्भरणीय ऊर्जा का आशय जो है नवीकरणीय ऊर्जा से है। ज्वार भाटा की बात करते हैं चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण जो है सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार भाटा कहते हैं। सागरीय जल को नीचे गिर के पीछे लौटने यानी सागर की ओर भाटा कहते हैं। विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन यानी फ्रांस में जो है बनाया गया था। भारत का प्रथम समुद्री ज्वारीय विद्युत संयंत्र जो है जो कि विंझिगम यानी केरल में लगाया गया है। भारत में लगभग 9000 मेगावाट ज्वारीय विद्युत उत्पन्न करने की क्षमता है। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह जो है किस स्थान पर हुआ था। तो आंसर हो जाएगा चंपारण 1917 में, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और प्रथम सविनय अवज्ञा 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में बिहार के चंपारण क्षेत्र में गोरे बागान मालिकों ने किसानों के एक अनुबंध करा लिया, जिसके अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि 3/20वें हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। यह व्यवस्था जो है 3 कठिया प्रणाली के नाम से जो है जानी जाती थी। चंपारण से जुड़े एक प्रमुख आंदोलनकारी एवं किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण बुलाने का फैसला किया। फलतः अप्रैल 1917 में गांधी जी राजेंद्र प्रसाद व ब्रिज किशोर, मजहक उल हक, महादेव देसाई, नरसिंह पारिख तथा जेबी कृपलानी के सहयोग से मामले की जांच करने जो है चंपारण पहुंची। ये सब देखिए क्वेश्चन आता है कौन कौन इसमें शामिल था। तो सभी का मैंने जो है नाम बता दिया है। FG स्लाई की अध्यक्षता में चंपारण कृषक कमेटी गठित की गई, जिसके सदस्य जो है गांधी जी भी थे। कमेटी ने इसे जो है शोषणकारी पाया और हटाने की जो है सिफारिश की। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन है। तो आंसर आपको हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी।
भारत के राष्ट्रपति तीनों सेनाओं जैसे थल सेना, वायुसेना और नौसेना का प्रधान सेनापति होता है। राष्ट्रपति का अनुच्छेद 124 के ए के तहत उच्चतम न्यायालय एवं 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति पद का प्रावधान है। सेना की बात करें, जैसे स्थापना जो है थल सेना, तो 1 अप्रैल 1895, मुख्यालय नई दिल्ली। आदर्श वाक्य की बात करते हैं, स्वयं से पहले सेवा। दिवस की बात करते हैं 15 जनवरी। प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात करते हैं जनरल एम राजेंद्र सिंह। स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ की बात करते हैं जनरल करियप्पा। और क्या दिया गया है, जैसे प्रथम फील्ड मार्शल की बात करते हैं जनरल मनिक शाह। वायुसेना स्थापना जो है 8 अक्टूबर 1932, मुख्यालय जो है आपका नई दिल्ली। आदर्श वाक्य की बात करते हैं, टच द स्काई विद ग्लोरी। दिवस की बात करते हैं 8 अक्टूबर। प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ की बात करते हैं एयर मार्शल थॉमस एम हस्ट। प्रथम वायुसेना अध्यक्ष की बात करते हैं तो एयर मार्शल एम मुखर्जी। अब आते हैं नौसेना पे। स्थापना जो है 26 जनवरी 1950, मुख्यालय जो है आपका पश्चिमी नौसेना कमान मुंबई, दक्षिणी नौसेना कमान कोची, अन्य 2 पूर्वी सेना कमान जो है विशाखापट्टनम। आदर्श वाक्य की बात करते हैं, सन्नो वरुणः संस्कृत में है। और प्रमुख की बात करते हैं मनोज पांडे 29वें। दिवस जो है 4 दिसंबर। प्रथम नौसेना अध्यक्ष की बात करते हैं तो वाइस एडमिरल RD कटारी हो जाएंगे। अगला है कि लोएस्ट चट्टान किस प्रकार के चट्टानों का उदाहरण है, तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परतदार चट्टान। वर्ष 1821 में राइन नदी घाटी में बने मिट्टी के इस तरह के जमाव के लिए पहली बार लोएस्ट शब्द का इस्तेमाल किया गया था। लोएस्ट मिट्टियां प्रायः अधिक सरधर, बहुत उपजाऊ और कृषि के लिए जो है उपयुक्त होती हैं। इसका निर्माण जो है मध्य एशिया के गोबी मरुस्थल से पवन द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टियों से हुआ है। लोएस्ट में क्वार्टज, फेल्सपार, अभ्रक तथा कैल्साइट है ना, कैल्साइट इत्यादि खनिजों का मिश्रण पाया जाता है। ऑक्सीजन यानी ऑक्सीकरण की वजह से उसका रंग जो है पीला या फिर भूरा होता है। अगला कि 1791 में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा, ओलंप दे गुज। देखिए ओलंप दे गुज एक फ्रांसीसी नाटककार और राजनीतिक कार्यकर्ता थी। इनके लेख महिलाओं के अधिकार और कुप्रथा पर आधारित था। क्रांतिकारी सरकार के शासन पर हमला करने के दौरान उन्हें 1793 में जो है मार दिया गया। लॉर्ड विलियम बैटिंग ने 4 दिसंबर 1829 को अधिनियम 17 पारित कर सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो है कानून पारित किया। BN मलाबारी के प्रयास से 1891 में एज ऑफ कंसेंट बिल पारित हुआ। इस कानून के आधार पर 12 वर्ष या उससे कम आयु की बालिकाओं का विवाह निषिद्ध कर दिया गया। डॉक्टर कार्बे ने विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। इनको 1916 में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना करने का श्रेय जो है जाता है। 2019 BWF विश्व बैडमिंटन प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब जो है किसने जीता है, तो PV सिंधु। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में किसने किया है, तो आंसर आपका हो जाएगा हो ची मिन। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही आंसर होगा। गदर पार्टी की बात करते हैं, स्थापना 1913। संस्थापक की बात करें लाला हरदयाल और काशीराम। स्वराज पार्टी जो है 1923, संस्थापक जो है मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936, BR अम्बेडकर जो है इनके जो है संस्थापक हैं। चलिए आगे देखेंगे कि क्षारीय मृदा धातुओं में कौन सा अधिकतम विद्युत घनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा BA, ऑप्शन नंबर ए, BA बोरियम। देखिए आवर्त सारणी के अनुसार वर्ग A तत्वों को क्षारीय धातुओं तथा वर्ग 2 के तत्वों को क्षारीय मृदा धातुओं के रूप में जानते हैं। इन तत्वों के बाह्यतम कोष के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रमशः NS⁻1 तथा NS⁻2 हैं। इन दोनों वर्गों के तत्व आवर्त सारणी के S ब्लॉक से संबंध हैं। ये सभी क्रियाशील धातुएं हैं। इनके आयतन एंथैल्पी मान कम होती हैं। ये तत्व सरलता पूर्वक इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात +1 आयन क्षारीय धातुओं में या +2 आयन मृदा क्षारीय धातुओं में बना लेते हैं। इस प्रकार के धातुओं में वर्ग में नीचे जाने पर इन धातुओं के धात्विक लक्षण तथा अभिक्रियाशील में वृद्धि होती है। अधिक अभिक्रियाशीलता होने के कारण जो है इस प्रकार के धातु प्रकृति में शुद्ध रूप में जो है नहीं पाई जाती है। लिथियम और बोरियम को छोड़कर S ब्लॉक के तत्वों के यौगिक मुख्य रूप से आयनिक होते हैं।
बोरियम आवर्त सारणी के वर्ग 2 के क्षारीय मृदा तत्वों में से एक है। इसका परमाणु संख्या जो है 56 है। इसके यौगिकों का उपयोग जो है आतिशबाजी बनाने, पेट्रोलियम उत्पाद और रेडियोलॉजी में किया जाता है। बेरियम सीसा की तुलना में थोड़ा कड़ा होता है। ताज़ा काटने पर चांदी जैसा सफ़ेद चमकता है। हवा के संपर्क में आने पर आसानी से ऑक्सीकृत हो जाता है। अगला कि बेरियम बहुत ही प्रतिक्रियाशील धातु है। प्रकृति में मुख्यतः बेरियम सल्फेट, बेरियम कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि है? तो ये आपका रेणुका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, रेणुका। रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश में है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है। रामसर स्थल की बात करते हैं तो रामसर वह आर्द्रभूमि या नम भूमि है जिन्हें रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व घोषित जो है किया जाता है। चलिए अगला देखेंगे, रामसर व आर्द्रभूमि या इसको तो मैंने कर ही दिया है। देखिए इसका नाम जो है ईरान के रामसर शहर के नाम पर रखा गया है, जहां 1971 में कन्वेंशन पर जो है हस्ताक्षर किए गए थे। रामसर कन्वेंशन 21 दिसंबर 1975 में काम करना शुरू किया। आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन जो है ईरान के शहर रामसर 1971 में। रामसर सूची में शामिल होने वाला पहला यानी प्रथम स्थल जो है ऑस्ट्रेलिया कोबोर्ग प्रायद्वीपीय था। भारत का सबसे बड़ा जो है आर्द्रभूमि स्थल जो है सुंदरवन यानी पश्चिमी बंगाल में है। और भारत एकमात्र कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल हरिके बैराज है। सर्वाधिक रामसर स्थल वाला देश जो है आपका यूनाइटेड किंगडम 175 है। भारत रामसर कन्वेंशन में 1 फरवरी 1982 को जो है शामिल हुआ था। वर्तमान में भारत में कुल 80 रामसर स्थल हैं अप्रैल 2024 के अनुसार। निम्नलिखित में से भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जो है जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जाएंगे तो आपका बांग्लादेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, 496 किलोमीटर, डी राइट आंसर होगा। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, तो जल के वहन के लिए ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। ऊतक, देखिए समान उत्पत्ति संरचना एवं कार्यों वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। जाइलम, इसे जो है प्रायः काष्ठ भी कह देते हैं। यह 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है, वाहिनिकाएं और वाहिकाएं, जाइलम जंतु और जाइलम मृदुतक। यह संवहनी ऊतक है। इसके 2 मुख्य कार्य हैं, जैसे जल व खनिज लवणों का संवहन, यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना। पौधे की आयु की गणना जाइलम ऊतक के वार्षिक वलय को गिनकर ही की जाती है। पौधे की आयु के निर्धारण की यह विधि डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाती है। फ्लोएम, यह भी एक संवहन ऊतक है। इसका मुख्य कार्य जो है पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाना। यह 4 प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना है। चलनी नलिकाएं, यह कोशिकाएं फ्लोएम तंतु, फ्लोएम मृदुतक। पौधे के प्रोटेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत जो है बाह्य त्वचा तथा कार्क आते हैं। बाह्य त्वचा की बात करते हैं। यह कोशिका पौधे के सभी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती की रक्षा करता है। यह ऊतक पौधों को जल हानि, परजीवी, कवकों के प्रवेश तथा विभिन्न प्रकार के आघातों से बचाता है। मरुस्थलीय पौधों के एपिडर्मिस बाह्य त्वचा में क्यूटिन नामक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ बनता है जो पौधों में हानि को रोकता है। कॉर्क के सभी कोशिका मृत होती है। कॉर्क का मुख्य काम जो है पौधों को सुरक्षा देना है। कार्क में सुबेरिन नामक रसायन होता है जिसके कारण जो है कार्क से जल एवं गैस जो है नहीं जा सकता है। व्यापारिक कार्क क्वेकर्स सुबेर नामक जो है पौधा से प्राप्त होता है। अगला है, निम्न में से स्वतंत्र अवध रियासत का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा शहादत खां, ऑप्शन नंबर बी। शहादत खां जो आपका शहादत खां बुरहान उल मुल्क ने अवध को 1722 में स्वतंत्र घोषित किया था। शहादत खां के बाद जो है सफदरगंज यानी अब्दुल मंसूर खां अवध का नवाब बना और फिर इसका पुत्र जो है शुजाउद्दौला अवध का नवाब 1754 से 75 तक बना था। 1775 ईस्वी में अवध के नवाब आसफुद्दीन ने फैजाबाद की जगह लखनऊ को राजधानी बनाया, जहां उसने इमाम बाड़ा का निर्माण करवाया। वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। इसी के शासन काल में अवध का कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने अवध को 1856 में जो है ब्रिटिश शासन में मिला लिया। सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? तो प्राचीनतम बंदरगाह की बात करते हैं तो ये आपका लोथल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसे लघु हड़प्पा या फिर लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल में चावल उपजाने के अवशेष जो है 1800 ईस्वी में ईसा पूर्व जो है पाए गए। और अगला है कि यहाँ से अन्न पीसने की चक्की
और युगल समाधान के साक्ष्य, फारस की मुहर, नाव के साक्ष्य, अग्निवेदी के प्रमाण, हाथी दांत का पैमाना आदि भी प्राप्त हुए हैं। लोथल में एक चित्रित मृद भांड मिला है जो पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी की याद दिलाता है। सुरकोटदा यानी सुरकोटदा एवं लोथल सिंधु का यानी सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। मोहनजोदड़ो यानी मृतकों का टीला, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो है स्थल मोहनजोदड़ो है। यह एक विशाल स्नानागार मिला है यहाँ पर, जो 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा तथा 2.43 गहरा है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत जो है अन्नागार है, जो 45.71 मीटर लंबा, 15.23 मीटर जो है आपका चौड़ा है। यह अन्य मुहर पर कुबड़ वाले बैल की आकृति जो है बनी है। और धौलावीरा की बात करते हैं तो धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण के कादिर द्वीप में स्थित है। यह भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। भारत में सबसे बड़ा स्थल जो है आपका राखीगढ़ यानी हरियाणा है। इस नगर में जल प्रबंधन एवं जल संरक्षण की व्यवस्था जो है पाई गई थी। बनावली की बात करते हैं तो बनावली हरियाणा में स्थित एक पुरातत्व स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। यहाँ से मिट्टी के बने हल का जो है प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। अगला कि सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 63 के परिणाम स्वरूप निम्न में से किस देश यानी कौन से देश की जो है फौजों की हार हुई। तो सप्तवर्षीय युद्ध की बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी होगा, फ्रांसीसी सही होगा। सप्तवर्षीय युद्ध जो है इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच 1756 से 63 में हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी देश की जो है फौजों की हार हुई। इंग्लैंड में गृह युद्ध चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में 1642 में हुआ था। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुई। उस समय इंग्लैंड के शासक जो है जेम्स द्वितीय था। गुलाबों का युद्ध जो है आपका इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड के सामंतों ने राजा जॉन को सन 1215 ईस्वी में एक अधिकार पत्र हस्ताक्षर करने को मजबूर किया। इस अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह जो है सर्वसाधारण के अधिकारों का घोषणा पत्र था। सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड की काफ़ी आर्थिक क्षति हुई थी। इसी क्षतिपूर्ति हेतु तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रीनविले ने 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट पारित किया, जिसके अनुसार सभी अदालती कागजों, अखबारों आदि पर 20 सीलिंग का स्टाम्प लगाना अनिवार्य था। 1767 में ब्रिटिश संसद ने कागज, शीशा, चाय जैसे उपभोक्ता वस्तुओं पर भी लगाया। उपनिवेशवासियों ने इन करों का व्यापक विरोध किया तथा सैमुअल एडम्स ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ। इस संधि के अनुसार जो है ब्रिटेन ने उत्तरी अमेरिका के 13 अंग्रेजी उपनिवेशों की जो है स्वतंत्रता जो है स्वीकार की। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक जॉर्ज वाशिंगटन थे, जो बाद में अमेरिका का प्रथम जो है राष्ट्रपति बने। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण जो है बोस्टन की चाय पार्टी थी, जो 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को हुई थी। इसी घटना से अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ। इस घटना का नायक जो है सैमुअल एडम्स था। अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत जो है 12 अप्रैल 1861 ईस्वी में दक्षिण एवं उत्तरीय राज्यों के बीच हुई। दक्षिण राज्य दास्ता के समर्थक एवं उत्तरी राज्य इसके विरोधी थे। अमेरिकी गृह युद्ध के समाप्ति जो है 26 मई 1865 ईस्वी को हुई थी और 1917 में हुई रूसी क्रांति तत्कालीन कारण यह विश्व युद्ध में जो है रूस की पराजय हुई। आते अगले प्रश्न पे, निम्नलिखित में से कौन सी एंटी टैंक मिसाइल है। तो आंसर होगा नागा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही आंसर होगा। यह टैंक जो है विरोधी निर्देशक प्रक्षेपास्त्र है। यह मारक क्षमता जो है 14 किलोमीटर है। इसका प्रथम सफल प्रशिक्षण की बात करते हैं नवंबर 1990 में हुआ था। इसे दागो और भूल जाओ टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसे एक बार दागे जाने के पश्चात जो है पुनः निर्देश करने की जो है आवश्यकता नहीं पड़ती है। आकाश सतह से हवा मार करने में सक्षम आकाश मिसाइल की मारक क्षमता जो है 25 से 30 किलोमीटर है। इसका प्रथम प्रशिक्षण की बात करते हैं 1990 में किया गया था। अग्नि यह सतह से सतह मार करने वाली इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज तक स्वदेशी रूप से विकसित बैलिस्टिक मिसाइल है। त्रिशूल यह कम दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। इसकी मारक क्षमता की बात करते हैं 500 मीटर से लेकर के 9 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। तो आपका हो जाएगा 22 भाषा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए होगा। 8वीं अनुसूची में भारत की जो है 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूल रूप से 8 अनुसूची में देखेंगे तो मतलब
मूल रूप से 8वीं अनुसूची में जो है 14 भाषा थी। 1967 में देखा है तो 21वां संविधान संशोधन सिंधी को जोड़ा गया। 1992 में जो है आपका 71वां संविधान संशोधन कोंकणी मणिपुरी नेपाली को जोड़ा गया। 2003 की बात करते हैं तो 92वां संविधान संशोधन में मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। अब आपका जो है टोटल 22 भाषा हो गया है। URL का पूरा यानी फुल फॉर्म क्या है, तो आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है तो 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका भी सही होगा। इसके अंतर्गत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य को अनुच्छेद 51 क भाग 4 के क के अंतर्गत जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान के प्रस्ताव में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जो है अखंडता आदि शब्द जोड़े गए। इसके द्वारा वन, शिक्षा, मापतौल, न्याय प्रशासन, पशु एवं पक्षियों के संरक्षण को राज्य सूची से जो है समर्थित सूची में डाला गया। लोकसभा व विधानसभाओं की अवधि को 5 से 6 वर्ष तक जो है दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978, जिसे इसके द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर विधिक यानी कानूनी विधेयकों की श्रेणी में रख दिया गया। लोकसभा तथा राज्य विधायकों की अवधि 6 वर्ष से घटाकर पुनः जो है 5 वर्ष कर दिया गया। अगला हमारा है कि 52वां संविधान संशोधन 1985, इसके द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल रोकने के लिए प्रावधान किया गया था तथा अनुच्छेद 101, 102, 190, 191 को संशोधित करके यह उपबंध जो है किया गया कि यदि संसद अथवा विधानमंडल का कोई सदस्य अपने दल का त्याग करता है या निर्वाचन के लिए नामित करने वाली पार्टी के दल से निष्कासित कर दिया जाता है तो अथवा कोई स्वतंत्र सदन में सीट प्राप्त करने के 6 महीने बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, यह तो ऐसे सदस्यों की संख्या सदस्यता सदन से समाप्त हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है कि जब मास्टर वीडियो बनता है लंबा तो कभी कभी पढ़ने में दिक्कत होता है, तो उसके लिए आप सभी लोगों से माफ़ी चाहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ये आपका मैथ का क्वेश्चन है। बोला कि निम्न में से कौन सी कृति कबीर की वाणी का संकलन है, तो आंसर हो जाएगा बीजक, ऑप्शन नंबर बी। देखिए भक्ति काल निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह जो है बीजक की प्रमाणित माना जाता है। कुछ रचनाएं जो है गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। अगला है कि पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसने जो है डिजाइन किया है, तो आंसर हो जाएगा MB हनीफा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। पहली भारतीय ईवीएम का आविष्कार 1990 में MV हनीफा द्वारा जो है किया गया था, जिससे 15 अक्टूबर 1980 को इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेटेड काउंसिल मशीन के रूप में पंजीकृत किया गया था। भारत में सर्वप्रथम जो है ईवीएम का प्रयोग 1982 में केरल के नॉर्थ परवूर विधानसभा क्षेत्र के लिए हुए उपचुनाव में कुछ मतदान केंद्रों पर किया गया था। वर्ष 2004 के सभी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में ईवीएम का प्रयोग जो है किया जाने लगा। अगला कि सेंटियागो राजधानी है, तो ये आपको हो जाएगा चिली का। चिली, सेंटियागो, पेरू, लीमा, युगाना जो है जॉर्ज टाउन, और उरुग्वे की बात करते हैं तो आपका मोंटेवीडियो होगा। किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चौथा, और यह आपका हो जाएगा 1799 में हुआ था। टीपू सुल्तान को शेर मैसूर भी कहा जाता था। हैदर अली की मृत्यु 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जो है हो गया था। हैदर अली का उत्तराधिकारी जो है उसका पुत्र टीपू सुल्तान था। प्रथम युद्ध, वर्ष और यानी प्रमुख दिया गया है, जिससे आपका चारों है। जैसे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है आपका 1767 से 69, लॉर्ड वेरेलस्ट हो जाएगा। द्वितीय की बात करते हैं तो 1780 से 84 वारेन हेस्टिंग, और तृतीय की बात करते हैं 1790 से 92 लॉर्ड कॉर्नवालिस। चतुर्थ की बात करते हैं 1799 लॉर्ड वेलेजली। 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने सर आयरकुट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को जो है पराजित किया। महत्वपूर्ण संधि है, जैसे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि 1769, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि 1784, तृतीय या आपका द्वितीय था, या आपका तृतीय है श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792। 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में जो है स्थापित किया गया था, तो आपका सर एंड्रयू फ्रेजर, ऑप्शन नंबर सी होगा। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905। कर्जन ने सन 1902 में सर कॉलिन स्टॉकमैन मॉन्फ्रिक की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग
टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग, 1902 में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग एवं सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था। 1905 में बंगाल विभाजन, 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय को घोषणा शिमला में की गई और इसका प्रारूप जो है प्रकाशित किया गया। सितंबर 1905 में उसे जो है सम्राट ने भी स्वीकार किया कर दिया। 16 अक्टूबर 1905 को इस बंगाल विभाजन की योजना को जो है लागू किया गया। बंगाल को दो प्रांतों में बांट दिया गया, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल का मुख्यालय जो है ढाका में बनाया गया और लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयू फ्रेजर को बनाया गया। लॉर्ड रिपन 1880 से लेकर के 84। देखिए, इसने जो है सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। इसके समय में ही भारत में सन 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई। तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। 1881 की जनगणना में हैदराबाद और राजपूताने को नहीं जोड़ा गया था। नोट: भारत में पहली बार जनगणना सन 1872 में हुई, परंतु इसमें भारत के संपूर्ण भाग का जो है प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। लगभग 20% भारत का जो है भाग इसमें छूट गया। लॉर्ड डफरिन 1884 से लेकर के 88, इसके तहत इसके समय जो है तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 88 में हुआ और बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में जो है मिला लिया गया। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना की बात करते हैं तो 28 दिसंबर 1885 में हुई बम्बई में A.O. ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना हुई। चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी है? तो आपको हो जाएगा अंग की बात करते हैं चंपा, मगध की हो जाएगा गिरिब्रज या फिर राजगिरी है, काशी आपको हो जाएगा वाराणसी और वत्स की बात करते हैं तो कौशाम्बी होगा। वज्र की बात करते हैं तो वैशाली या फिर विदय मिथिला, कौशल आपका श्रावस्ती, अवंतिका उज्जैन या फिर महिष्मती, मल का कुशावती, पंचाल का हिच्छत्र या फिर कंपिल, चेदी का हो जाएगा शक्तिमती, कुरु का हो जाएगा इंद्रप्रस्थ और मत्स्य की बात कर रहे हैं विराटनगर, कम्बोज की बात करते हैं तो हाटक, सूरसेन की बात करते हैं तो आपका मथुरा होगा। अस्मक का हो जाएगा पोटली पोतन और गंधार का हो जाएगा तक्षशिला। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी जो हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलता है। चिपको आंदोलन डैश से जो है संबंधित था, तो आंसर हो जाएगा वृक्षों के जंगल के काटने से रोकना, ऑप्शन नंबर डी होगा। चिपको आंदोलन जो है आपका 26 मार्च 1974 को उत्तराखंड के वनों में शांत और अहिंसक विरोध प्रदर्शन के रूप में देखा गया। इसे चिपको आंदोलन का नाम दिया गया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो है व्यवसाय के लिए हो रही वनों की कटाई को रोकना था और इसे रोकने के लिए महिलाएं वृक्षों से चिपककर जो है खड़ी हो गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है नदी का उद्गम भारत से नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं, उद्गम जो है तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर चेम डुंग हिमानी, ऊंचाई जो है समुद्र तल से 51 से 50 मीटर, बंगाल की खाड़ी मुहाना है। चिनाब की बात करते हैं, बारालाचा दर्रा के निकट हिमाचल प्रदेश, मुहाना जो है सिंधु नदी पाकिस्तान। रावी की बात करते हैं, रोहतास दर्रा के निकट हिमाचल प्रदेश, चिनाब नदी आपका पाकिस्तान हो जाएगा। और महानदी जो है आपका सिहावा पहाड़ी, धमतरी छत्तीसगढ़, मुहाना जो है बंगाल की खाड़ी। सिंधु जो है आपका तिब्बत मानसरोवर झील के निकट, मुहाना अरब सागर। सतलज की बात करते हैं तो आपका राकसताल तिब्बत, मुहाना चिनाब नदी होगा। माही जो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, मुहाना खंबात की खाड़ी। झेलम हो जाएगा वेरीनाग जम्मू और कश्मीर, चिनाब नदी मुहाना होगा। लूनी की बात करते हैं तो अरावली श्रेणी, कच्छ का रण जो है आपका मुहाना होगा। गंगा की बात करते हैं, गंगोत्री हिमानी, बंगाल की खाड़ी। यमुना आपका हो जाएगा यमुनोत्री हिमानी और गंगा यानी प्रयागराज इलाहाबाद होगा। सोन की बात करते हैं अमरकंटक पठार और गंगा पटना के निकट। अगला के सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट निम्न में से किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका मंगल और बृहस्पति। देखिए, क्षुद्र ग्रह की बात करते हैं, मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशपिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। खगोल शास्त्रियों के अनुसार ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे टुकड़ों से क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ है। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर विशाल गर्त यानी लोनार झील जो है महाराष्ट्र बनता है। फोर वेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। सौरमंडल सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं।
सौरमंडल में सूर्य का प्रभुत्व, क्योंकि सौरमंडल निकाय के द्रव्यमान का लगभग 99.999 द्रव्यमान सूर्य से निहित है। अगला कि सौरमंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत भी आपका सूर्य ही है। अगला कि प्लेनेमस सौरमंडल के से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले जुड़वा पिंडों का एक समूह है। आकार के अनुसार ग्रहों का जैसे क्रम की बात करते हैं, घटते क्रम में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और अरुण है, यूरेनस, वरुण एवं नेपच्यून। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध एवं सबसे दूर स्थित ग्रह की बात करते हैं तो आपका वरुण है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो अनुसूचियों की बात करते हैं तो आपका 12 अनुसूचियां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मूल में बात करते हैं तो 8 और वर्तमान में देखेंगे तो 12। भारतीय संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद थे। भारतीय संविधान में वर्तमान गणना दृष्टि से दिखाए तो 463 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां हैं। संविधान के मूल भाग में पाठ में भागों की संख्या जो है 22 थी। वर्तमान गणना की बात करते हैं तो भागों की कुल संख्या जो है 4 का क, 9 का क, 9 का बी या फिर ख, 14 का ए को मिलाकर भाग 7 को निष्कासित कर दिया गया है और भाग जो है 25 हो गए हैं। संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368 के तहत जो है संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है। अरुणाचल प्रदेश की फुडुंगटो नदी जो है जल विद्युत परियोजना है। अरुणाचल प्रदेश की फुडुंगटो नदी पर दीक्षी जल विद्युत परियोजना है। दीक्षी जल विद्युत परियोजना देख लेते हैं इसके बारे में हम। देखिए, अरुणाचल प्रदेश में फुडुंग नदी पर बनी दीक्षित जल विद्युत परियोजना का लोकार्पण किया गया है। 24 मेगावाट क्षमता वाली यह परियोजना पश्चिमी कामेंट है ना कामेंग जिले के दीक्षी गांव में स्थापित किया गया है। कोपली परियोजना असम राज्य में है। अरुण 3 जल विद्युत परियोजना नेपाल के जो कि शंखुआ सभा और भोजपुर जिले में स्थित है। अगला है कि लोअर सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना असम एवं अरुणाचल प्रदेश की सीमा के साथ सुबनसिरी नदी पर एक निर्माणाधीन ग्रेविटी बांध है। निम्न में से कौन सी संस्था जो है संविधानेतर है, तो आपको अगर नीति आयोग ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। संविधानेतर निकाय यह निकाय जिसका संविधान में वर्णक हो संवैधानिक निकाय कहलाता है। निर्वाचन आयोग की बात करते हैं अनुच्छेद 324 से 29। लोक सेवा आयोग की बात करते हैं तो 315 से 23 होगा। और वित्त आयोग की बात करते हैं 280 होगा। अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग 338। अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की बात करते हैं 338 का क। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार जो है 350 का ख। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जो है अनुच्छेद 148। भारत के महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता की बात करते हैं तो यानी अनुच्छेद 76 होगा। राज्य का महाधिवक्ता अनुच्छेद 165। अंतर्राष्ट्रीय परिषद जो है अनुच्छेद 263। गैर संवैधानिक निकाय वह निकाय जिसका वर्णन संविधान में न हो, दूसरे शब्दों में जिसका निर्माण संसद के किसी अधिनियम या कार्यकारी प्रस्ताव के माध्यम से किया जाए, उसे गैर संवैधानिक निकाय कहा जाता है। नीति आयोग, राज्य विकास परिषद, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग होगा, केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग आपका हो जाएगा। भारत में रेलगाड़ी की शुरुआत जो है कब हुआ है, तो दोस्तों ये आपका हुआ है 1853 में, ऑप्शन नंबर डी। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के समय में पहली बार 16 अप्रैल 1853 में बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर जो है प्रथम रेल चलाया गया। भारतीय रेल एशिया का दूसरी सबसे बड़ी तथा विश्व की चौथी सबसे बड़ी जो है रेल नेटवर्क है। निम्न में से कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है, तो आंसर हो जाएगा SO2। देखिए, जीवाश्म ईंधन के दहन के परिणाम स्वरूप सल्फर के ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। यह गैस मनुष्य एवं जंतुओं दोनों के लिए विषैली है। सल्फर डाइऑक्साइड सूक्ष्म सांद्रता मनुष्य में विभिन्न श्वसन रोगों जैसे अस्थमा, श्वसनली शोध और एम्फाइसीमा आदि का कारण होता है। सल्फर डाइऑक्साइड अनुत्प्रेरकीय ऑक्सीकरक एवं धीमी प्रक्रिया है, परंतु प्रदूषित वायु जिसमें कार्णकीय द्रव्य होते हैं, वायुमंडली में उपस्थित सल्फर ट्राइऑक्साइड की उपस्थिति ट्राइऑक्साइड की ऑक्सीकरण प्रक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। हरित गृह गैस का अर्थ वातावरण की उन गैसों से है जो प्राकृतिक एवं मानव जनित रोग दोनों ही होती हैं।
ये अवरक्त विकिरण को अवशोषित करते हैं एवं पुनः छोड़ती हैं। जलवाष्प तथा CO2 वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है तथा किसी क्षेत्र में अवरक्त विकिरणों जैसे 12 से 20 को ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषित करती हैं। इसके साथ ही अन्य प्रमुख ग्रीन हाउस गैसेस से आपका कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, उसके बाद सल्फर हेक्सा फ्लोराइड जलवाष्प हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है रेडियो सक्रियता की खोज निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो बैक्यूल ऑप्शन नंबर ए। ऐसे तत्व जो स्वतः विघटित होकर विकिरण उत्सर्जित करते हैं रेडियो सक्रिय तत्व कहलाते हैं। रेडियो सक्रिय तत्वों की इस परिघटना को रेडियो सक्रियता कहते हैं। अगला एक रेडियो सक्रियता की खोज का श्रेय जो है फ्रांसीसी वैज्ञानिक जो है सर हेनरी बैक्यूल को प्राप्त है। रेडियो सक्रिय तत्वों के उदाहरण जो है आपका प्लूटोनियम, थोरियम, यूरेनियम, रेडियम इत्यादि है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड प्रसिद्ध रसायनज्ञ तथा भौतिकशास्त्री थे उन्हें देखेंगे तो नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जेम्स थॉमसन ने किया था। केल्विन की बात करते हैं, केल्विन तापमान की मापन की इकाई है। ITBP ने अपने पैंगोंग बेस से किस राज्य में साइकिलिंग अभियान जो है शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा सिक्किम ऑप्शन नंबर डी। ITBP के मुख्यालय जो है आपका नई दिल्ली। उद्देश्य की बात करते हैं तो सौर दृढ़ता, कर्मनिष्ठा और वर्तमान महानिदेशक की बात करते हैं तो अनिश दयाल सिंह। दोस्तों हमारा वीडियो जो यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद देखेंगे तो आपका जो सब्जेक्ट के अनुसार जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया गया है इसको हम अगले वीडियो में जो है या फिर अलग अलग वीडियो में हम इसको देखेंगे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और इसके पहले का भी मैंने बहुत सारा वीडियो डाला है, आप उसको भी देखते रहिए ताकि आपका रिवीजन होता रहे। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।